हेलो बच्चों। आज हम मॉडर्न फिजिक्स का दूसरा पार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ये सारा का सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री के अंदर भी सेम है सिलेबस के अंदर। केमिस्ट्री में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हो सकती है, जैसे मेरे ख्याल से श्रोडिंगर इक्वेशन एक्स्ट्रा हो सकती है। हाइगन अनसर्टेनिटी एक एक्स्ट्रा हो सकती है। एक दो बातें और उसमें एक्स्ट्रा हो सकती है, लेकिन ये सारा सारा जो पोर्शन है ये केमिस्ट्री के अंदर भी कॉमन है। आप दो जगह पढ़ते हैं और दो जगह पढ़ने से ऑफकोर्स बड़ा फॉर्मूले भी बड़े बढ़िया तरीके से याद हो ही जाते हैं और इंपॉर्टेंस भी उसी हिसाब से आपकी रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एटम किस तरह का होता है, एटम की शेप कैसी है, एटम दिखता कैसा है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, न्यूक्लियस क्या है, वगैरह वगैरह जो बातें वो अलग अलग स्टेज के ऊपर धीरे धीरे जाके डेवलप हुई है। सबसे पहला जो मॉडल है वो जे थॉमसन सर ने दिया था। जे थॉमसन सर ने 1897 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था। दैट वाज एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेस। ये 1897 में हुआ था। इस पर बेस्ड उन्होंने 1888 के अंदर एक प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। प्लम पुडिंग मॉडल का मतलब कुछ कुछ ऐसा था कि उन्होंने ऐसा कहा कि जो एटम है वो अपने आप में न्यूट्रल है और उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है और कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज है। उन्होंने कहा कि जैसे तरबूज के अंदर जिस तरह से बीज पड़े होते हैं एग्जैक्टली वैसे ही जो तरबूज है उसके जो रेड वाला पार्ट है वो ऐसा मान लीजिए कि प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन जो है वो पूरे पूरे वॉल्यूम के ऊपर इस तरह से स्प्रेड है और जो नेगेटिव चार्ज है मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली उस तरबूज के अंदर जिस तरह से बीज पड़े हैं वैसे उसके अंदर एम्बेडेड है। जब भी आप उस एटम को गर्म करते हो तो जो बीज है मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह से बाहर आ जाते हैं ये वो पहले से एक्सपेरिमेंट से सिद्ध कर चुके थे। तो व्हाट ही वांटेड टू से इज दैट कि उस पूरे पूरे एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो तरबूज के रेड वाले हिस्से की तरह एक तरीके से बंधा हुआ है, वॉल्यूम के अंदर स्प्रेड है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज है वो उस तरबूज के अंदर जिस तरह से बीज एम्बेडेड है एग्जैक्टली वैसे ही एटम के वो जो पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है और अगर आप गर्म करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स उठकर बाहर आ जाते हैं। एटम कंटेन्स नेगेटिवली चार्ज कंस्टिट्यूएंट्स नोन एज इलेक्ट्रॉन्स दैट आर आइडेंटिकल टू ऑल एटम्स एंड हम ऐसे कह सकते हैं कि जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी अपन कह सकते हैं। एंड ही ऑफ कोर्स बिलीव दैट कि इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिकल्स। एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली बेटा न्यूट्रल होगा, जितना नेगेटिव चार्ज होगा ऑफ कोर्स उतना ही आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। And positive charge of atom is uniformly distributed throughout the volume of the atom and negatively charged electrons are embedded in it like seeds in a watermelon. This entire model is known as बेटा plum pudding model of atom। बेटा plum pudding मेरे ख्याल से ना कोई पुडिंग होती है बेटा, जैसे यूरोप वगैरह के अंदर खाते हैं कुछ केक टाइप्स, उसके कुछ कुछ प्लम्स अंदर पड़े होते हैं, बिल्कुल वैसे से बेटा तरबूज के अंदर जिस तरह से बीज पड़े होते हैं काफी हद तक वैसा से। हालांकि थॉमसन सर ने ये जो बड़ा प्लम पुडिंग एक्सपेरिमेंट जो प्रूव किया, सॉरी प्लम पुडिंग मॉडल जो दिया, इट वाज नॉट करेक्ट, है ना। ऑफ कोर्स करेक्ट तो बड़ा कोई सा भी नहीं है। इसके बाद अगर रेदरफोर्ड पढ़ लेंगे वो भी करेक्ट नहीं है, बोर्स मॉडल पढ़ लेंगे वो भी करेक्ट नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स का नाम मॉडर्न है ही इसलिए क्योंकि ये है ना अभी भी लगातार हम इसमें कोई फाइनल डिसीजन में पहुंचे नहीं। ये जस्ट हम फेनोमेनन्स को रीड करने का, समझने का धीरे धीरे एक प्रोसेस है, हम उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। बट उनको जे थॉमसन सर को जो गलत प्रूव किया दैट वाज डन बाय रदरफोर्ड सर। एंड मजे की बात ये है कि ना रदरफोर्ड जो थे वो जे थॉमसन के स्टूडेंट थे, मतलब रिसर्च स्टूडेंट, है ना। वो कॉलेज में प्रोफेसर होंगे तो उनके अंडर जो पीएचडी वगैरह करते हैं तो रदरफोर्ड सर उनके ही एक तरीके से स्टूडेंट थे। रदरफोर्ड सर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। हालांकि जो एक्सपेरिमेंट था वो उनके दो स्टूडेंट्स थे जो अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स थे, उन्होंने किया था। रदरफोर्ड सर ने सिर्फ सजेस्ट किया था और जो उनके अंडर जो एक तरह से आजकल के जमाने में कहें जिस तरह से बीटेक वाले बच्चे होते हैं वो उन बच्चों ने एक तरीके से उसको मतलब उस एक्सपेरिमेंट को किया। एक्सपेरिमेंट रफली मैं एक बार लेमन टर्म से बता रहा हूँ, मैं अगले पेज पे उसकी एक्चुअल शेप पे भी आता हूँ। रफली उन्होंने ऐसा कहा कि देखो एक मेरे पास एक अल्फा पार्टिकल है, मेरे पास एक अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल किसको कहते हैं बड़ा बताता हूं। अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल जो है ये बड़ा आपके पास He+2 है, मतलब ये हीलियम का न्यूक्लियस। व्हेन आई से कि हीलियम का न्यूक्लियस है आई मीन दैट कि हीलियम के अंदर बेटा दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दो। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें तो सिर्फ उसका न्यूक्लियस बचेगा, उसको हम अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं। इस हीलियम न्यूक्लियस या अल्फा पार्टिकल की हम बात करें तो बेटा हम इसको ऐसे 2He4 लिखते हैं। वैसे ये जो 4 लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि इसका जो मास है ना
वो 4 AMU के आसपास है। एक प्रोटॉन जो होता है ना, उसका मास जो होता है वो रफली बेटा 1 AMU के आसपास होता है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि एक प्रोटॉन के मुकाबले इसका मास जो है बेटा वो 4 गुना है। और इलेक्ट्रॉन के मुकाबले तो ऐसा कह सकते हो कि बेटा मेरे ख्याल से थाउजेंड्स गुना है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स गुना के आसपास आप ऐसा रफली मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि एमयू बेटा मेरे ख्याल से 10⁻⁻27 होता है और इलेक्ट्रॉन का जो मास वो 10⁻31 के आसपास होता है। तो आपको दिख गया होगा कि अच्छा खासा इसके अंदर गैप है, मतलब 1000 के फैक्टर का गैप आपके पास यही आ गया। तो मेरे पास ये अल्फा पार्टिकल है, इस अल्फा पार्टिकल को हमने फेंका, ठीक है, बम्बार्ड किया। किसके ऊपर बम्बार्ड किया? एक थिन गोल्ड की फिल्म है ना, एक बेटा बिल्कुल पतली सी लेयर है गोल्ड की, सोने की। ठीक है, अब उसके अंदर ऑफकोर्स सोने की है तो बड़ा गोल्ड के एटम्स होंगे उसके ऊपर, बात है। और जितनी थिन हो बेटा उतनी अच्छी है। आप ऐसा मान के चल सकते हो कि रफली बेटा ऐसे माइक्रोमीटर्स वगैरह के ऑर्डर में बेटा आप इसकी जो थिकनेस है वो मान सकते हो। हमने इसमें से बेटा अल्फा पार्टिकल्स ऐसे फेंके, और जैसे बेटा हमने अल्फा पार्टिकल्स फेंके, मैं अगले डेटा पे भी आऊंगा बट मैं एक बार बिल्कुल लेमन टर्म से बोल रहा हूं, मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स जो है ना वो पिनिट्रेट कर गए इस थिन गोल्ड फिल्म को, इसको पिनिट्रेट कर गए। अब अगर मान लीजिए कि इस फिल्म को अगर मान लीजिए कि अल्फा पार्टिकल्स अगर पिनिट्रेट कर गए, इस बात का सीधा सीधा क्या कंक्लूजन निकलता है? तो आप बोलोगे इसका कंक्लूजन तो ये निकलता है कि ये जो गोल्ड के जो एटम्स होंगे, उन एटम्स के अंदर मोस्ट ऑफ द जो स्पेस है वो आपका एम्प्टी है। एम्प्टी है तभी तो आपका अल्फा पार्टिकल उसको पार करके निकल गया, है कि नहीं? तो यहां से हमारे जे जे थॉमसन की बात गलत हो गई। जे जे थॉमसन सर क्या कहते थे? यार एक तरीके से सॉलिड स्फीयर टाइप मामला है और सारा सारा पॉजिटिव चार्ज अगर फैला हुआ है तो अगर अल्फा पार्टिकल आता तो बड़ा उसको क्रॉस नहीं कर पाता। लेकिन यहां पर हमें क्या पता लग रहा है? हमें ये पता लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो एम्प्टी है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल बड़ा इसको पेनिट्रेट करके बाहर इस तरह से निकल जाता है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पेनिट्रेट द थिन गोल्ड फॉइल। इसका मतलब क्या है? मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। एक बात और, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है बेटा वो जाते हैं जाते हैं जाते हैं जाते हैं, टकरा कर वापस आ जाते हैं। ये टकरा कर जो वापस आते हैं ना, ये बहुत कम है बेटा, बहुत ही कम है, लेकिन ये है। और ये टकरा कर अगर वापस आ रहे हैं, इस बात का मतलब क्या है? पहली बात तो ये कि जो टकरा कर वापस आ रहे हैं उनकी संख्या कम है। तो ये तो पता लग गया कि यार जिस चीज से टकरा रहे हैं वो बहुत ही छोटी है। ठीक है, तो जो सारा का सारा मास होगा वो बहुत ही कम जगह में कंसेंट्रेट है, आप ऐसे कह सकते हो। एक बात और तय होगी कि जिस चीज से वो टकरा रहे हैं ना वो बहुत ही भारी चीज है। क्यों? क्योंकि पलट कर वापस आ रहे हैं। आपने बेटा ठीक है कॉलिजन में सब कुछ पढ़ रखा है, आपको पहले से आइडिया है कि अगर ये पार्टिकल टकरा कर अगर वापस आ रहा है, इसका सामने वाली चीज हल्की तो नहीं है। और इसका खुद का जो मास है अल्फा पार्टिकल का, उसका खुद का मास ही 4 AMU है। अगर वो किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता तो इलेक्ट्रॉन का मास तो उसके मुकाबले थाउजेंड्स टाइम कम है, तो उसको तो साथ लेके चला जाता। तो इसका मतलब टक्कर इलेक्ट्रॉन से तो नहीं हुई है। अच्छा, एक प्रोटॉन का जो मास है वो भी अल्फा पार्टिकल के मुकाबले 1/4 मास है। तो अगर ये 4m मास अगर m मास से टकराता तो ऑफकोर्स उसको अपने साथ लेके चला जाता। इसका मतलब वो ना अकेले प्रोटॉन से नहीं टकराया, अकेले प्रोटॉन से नहीं टकराया, अकेले इलेक्ट्रॉन से नहीं टकराया, तो आखिर हुआ क्या? तो इसको फिर रदरफोर्ड सर ने कहना स्टार्ट किया कि इसका मतलब ये हो गया कि एटम का जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो सारे के सारे एक ही जगह पड़े हैं, एक ही जगह बंधे हुए हैं। और जिस जगह बंधे हुए हैं उस जगह को हम बेटा क्या नाम दे देंगे? न्यूक्लियस। यहां से उन्होंने बात बोलना स्टार्ट की। ठीक है, द अल्फा पार्टिकल विच रिटर्न्स मस्ट हैव कोलाइडेड विद समथिंग वेरी हैवी, and that very heavy is who? बेटा that very heavy is of course your nucleus। जो न्यूक्लियस है वो बेटा आपका उससे टकराया होगा। तो ऑफ कोर्स बेटा न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय whom? ऑफ कोर्स बेटा रदरफोर्ड सर जो थे उन्होंने ही न्यूक्लियस की एक तरीके से डिस्कवरी की, या कैसे कह सकते हैं उन्होंने प्रपोज किया। ठीक है, मैं बेटा एक है ना, मैंने खुद डायग्राम नहीं बनाया, जो एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी हुई थी मैं बेटा वही पेज लिया आपके लिए। बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट बता चुका हूं, है ना, मैं लेमन टर्म्स बता चुका हूं, बट फिर भी बेटा आपके लिए मैं थोड़ा सा एक एनसीईआरटी का एक पेज और पढ़ देता हूं। यहां पर बेटा मेरे पास अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स है। ये जो बेटा आपके पास अल्फा पार्टिकल का जो सोर्स है ये एक्चुअली एक बिस्मथ है बेटा, है ना, बिस्मथ 83214। ये एक तरीके से बेटा आपके अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है बेटा, ये अपने आप में रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है और उसमें से लगातार अल्फा पार्टिकल्स निकलते रहते हैं। तो इसमें से लगातार अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं निकल रहे हैं निकल रहे हैं निकल रहे हैं। ये सामने बेटा आपके पास एक गोल्ड की बिल्कुल पतली सी थिन फिल्म है, ये जो ब्लू वाली ना ये दिखा रखी है बेटा एक थिन फिल्म है, इस पर जाकर बेटा वो इस तरह से टकराएंगी।
ये जो फिल्म है ना, इसको चारों तरफ से बेटा हमने किसी स्क्रीन से ऐसे कवर कर रखा है। जिस स्क्रीन से कवर कर रखा है ना बेटा, वो अपने आप में एक तरीके से बेटा एक केमिकल से बनी हुई है, ZnS। बेटा क्या जिंक सल्फाइड कहोगे क्या, है ना, ठीक है ना, जिंक सल्फाइड आप कह सकते हो, ठीक है। ये बेटा मेरे पास ऐसी स्क्रीन बनी हुई है। जिंक सल्फाइड में खास बात यह कि अगर मान लो कि उस पर कोई अल्फा पार्टिकल अगर गिरेगा, तो वो जो जिंक सल्फाइड होगा ना, वो वहां पर थोड़ा सा मतलब उसको एक तरह से वो चमकने लग जाएगा, है ना? वो एक तरह से फोटो सेंसिटिव है ना, वो बता देगा कि हाँ भैया अल्फा पार्टिकल मेरे ऊपर एक तरह से टकराया है। ये जो मेरे पास बेटा क्या कहते हैं, ये जो मेरे पास गोल्ड फिल्म है ना, इसकी थिकनेस जो है वो 0.21 माइक्रोमीटर के आसपास होगी। ऐसे याद नहीं करना, यह बेटा 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर बेटा इसकी थिकनेस होगी। मैंने लिख दिया है बस इसका, लेकिन ये अर्थ नहीं कि बेटा आप लोग इसको याद वाद वगैरह करो। और बेटा स्क्रीन जो है वो चारों तरफ बेटा इसको कवर करते हुए, और वो जिंक सल्फाइड की आपने इस तरह से स्क्रीन बना रखी है। अब होगा क्या कि इसमें से अल्फा पार्टिकल जाएगा जाएगा जाएगा, और मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो होंगे वो बिल्कुल सामने जाके टकरा जाएंगे। जहां बेटा टकराएंगे वहां पर जिंक सल्फाइड जो होगा वो थोड़ा सा चमकने लग जाएगा और बता देगा कि हाँ भैया मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स सामने की तरफ इस तरह से आ रहे हैं। या बेटा साइड में एक माइक्रोस्कोप वगैरह लगा रखो को ये देखने के लिए कि कहाँ अल्फा पार्टिकल ज्यादा पहुंच रहे हैं, कहाँ अल्फा पार्टिकल्स आपके पास कम पहुंच रहे हैं, ठीक है। ऐसे फ्लैशेस टाइप आ जाएंगे, जैसे मान लो कि लेट्स से एक अल्फा पार्टिकल गया 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 और सामने टकराया, और इधर बेटा एक माइक्रोस्कोप लगा होगा, वो बता देगा कि यहाँ पर फ्लैश आया है, तो अल्फा पार्टिकल आपके पास यहाँ पहुंचा है। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे होंगे बेटा जो जाके टकरा के यहाँ आ जाएंगे, बेटा यहाँ टकरा जाएंगे, यहाँ बेटा माइक्रोस्कोप लगा होगा, वो बता देगा कि हाँ यार कुछ कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो थोड़े से ज्यादा भी डिफ्लेक्ट हुए या फिर ज्यादा भी उनके अंदर एक तरीके से डिफ्लेक्शन या फिर स्कैटरिंग आई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक बेटा डायग्राम और बना रखा है ऐसे। अच्छा मैं फिर से बोल दूं बेटा, ये सारा जो एक्सपेरिमेंट था वो रेदरफोर्ड सर ने प्रपोज किया था। उनके दो अंडरग्रेड स्टूडेंट्स थे, आई थिंक बेटा गीगर एंड मार्टसन, बेटा दो अलग अलग लोग थे। इन दोनों ने बेटा एक्सपेरिमेंट किया था, और ये दोनों ही बेटा मतलब एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि ना उनके मतलब जो अंडरग्रेड वाले जो स्टूडेंट थे ना वही थे। ऐसे अपने आईटीएस के अंदर भी होता है कि ना प्रोफेसर जो होते हैं ना वो काफी सारे एक्सपेरिमेंटल काम जो होते हैं ना, वो काफी दिमाग वाले जो काम होते हैं ना, वो अपने अंडरग्रेड वाले बच्चों से भी कराते हैं, और अंडरग्रेड वाले बच्चे का दिमाग थोड़ा तेज काम करता भी, वो काम अच्छे से कर भी लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हुआ क्या, अब यही बेटा एक डायग्राम और बना रखा है क्या, हमने अल्फा पार्टिकल भेजे, ये बेटा मेरे पास गोल्ड की बेटा थिन फिल्म गई, और बेटा पार्टिकल्स मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स बेटा बिना कोई डिफ्लेक्शन किए यूं जाएंगे। कुछ बेटा अल्फा पार्टिकल्स जो हैं जो जाएंगे 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 यूं जाके ऐसे चले जाएंगे। कितना एंगल बेटा ये डिफ्लेक्ट हुए, दिस इज नोन एज योर एंगल ऑफ एंगल ऑफ स्कैटरिंग। कुछ कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे बेटा जिनके अंदर स्कैटरिंग थोड़ी सी ज्यादा होगी, बेटा वो यहाँ आ जाएगी। यहाँ बेटा आपके पास ये जिंक सल्फाइड की बेटा एक तरीके से ऐसे स्क्रीन आपके पास बनी हुई है। जैसे मैंने कहा कि बेटा मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स सीधे निकल जाएंगे, कुछ पार्टिकल्स बेटा हल्का फुल्का घूमेंगे, बहुत ही रेयर कुछ पार्टिकल्स होंगे बेटा ऐसे थोड़ा ज्यादा घूमेंगे। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल सारी से बात आपको हल्का फुल्का समझ में आ गई। ये एक्सपेरिमेंटल बेटा आपके पास सेटअप है, ये डायग्राम है बेटा आपके पास सेटअप। मैं बेटा एक बात और बोल दूं कि बहुत ऐसे कम पार्टिकल्स होंगे जो बहुत ऐसे कम पार्टिकल्स होंगे जो बेटा आपके पास है ना 1 डिग्री से कम घूमेंगे। आप रफली बेटा ऐसे कह सकते हो कि 0.14% अल्फा पार्टिकल्स जो होंगे ना, 0.1% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विल डिफ्लेक्ट मोर देन 1 डिग्री। 1 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ 0.14% का आएगा। इसका मतलब 99.86% ऑफ अल्फा पार्टिकल तो आप रफली ऐसा कह सकते हो सीधे ही चलेंगे। ठीक है, सिर्फ 0.14% पार्टिकल्स होंगे बेटा वो हल्का 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 थोड़ा थोड़ा उनके अंदर स्कैटरिंग आएगी, डिफ्लेक्शन आएगा। एक बात और बोल दो बेटा, रफली बेटा 1/8000 मतलब 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो होगा ना वो स्कैटर करेगा मोर देन 90 डिग्री। वो स्कैटर करेगा मोर देन, सॉरी मोर देन 1 डिग्री नहीं बेटा, मोर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से ज्यादा बेटा जिनके लिए अपन ऐसे कह सकते हैं कि हाँ वो यूं जाके पलट के वापस आ गए, बेटा उनकी संख्या तो बहुत ही कम होगी, बहुत ही कम होगी। एक बात और बेटा, एक ये डायग्राम ये ग्राफ बेटा है ना अगेन एनसीईआरटी में दे रखा है। इधर बेटा आपके पास नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स जिनके पास स्कैटरिंग देख रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स की, और इधर एंगल मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बेटा ऑफ कोर्स आपको पाई बता रखा है। बेटा पाई डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया,
कि पार्टिकल गया टकरा कर उसी रास्ते पे वापस आ गया। 0 डिग्री डिफ्लेक्शन, बेटा 0 डिग्री जो डिफ्लेक्शन होगा वो 10⁻⁷ पार्टिकल्स का है। 0 डिग्री डिफ्लेक्शन समझिए ना कि पार्टिकल्स आपके क्रॉस कर गए। जैसे जैसे बेटा ऑफ कोर्स आपका एंगल ऑफ स्कैटरिंग बढ़ेगा बेटा, वैसे 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 बेटा वैसे 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 नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास घटेंगे 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 घटेंगे। रफली बेटा मैं ऐसा कह सकता हूं, आप जैसे कि मैंने मेरे ख्याल से डायग्राम में देख भी पा रहे होंगे कि 0 डिग्री डिफ्लेक्शन जो है वो अगर 10⁻⁷ पार्टिकल्स का अगर हो रहा है तो पाई डिफ्लेक्शन मतलब कि पार्टिकल गया टकरा कर वापस आ गया, इनकी जो संख्या होगी बेटा, जैसे कि मेरे ख्याल से आपको डायग्राम में नजर भी आ रहा होगा कि ये बेटा लगभग लगभग इन ऑर्डर ऑफ 10 होगा। ऐसे मान लो कि 20 पार्टिकल, 30 पार्टिकल, 50 पार्टिकल ऐसे कुछ होंगे। मतलब 10⁻⁷ पार्टिकल्स तो क्रॉस कर जाएंगे, तो कोई 20-30 पार्टिकल वापस उसी रास्ते पे वापस आएंगे। वो जो गोल्ड की जो फिल्म है ना, उससे टकरा कर वापस आने वाले कितने होंगे? 20 होंगे, 30 होंगे, और पार करने वाले कितने होंगे? 10⁻⁷ होंगे। ठीक है, इस बात को समझ गए? तो बेटा ये वाला ग्राफ बेटा आपके लिए ठीक है, मैटर तो करता ही है। चलिए बच्चों, ये वाला बेटा सवाल मुझे 2020 सॉरी बेटा 2022 के अंदर बेटा शायद ये वाला, सॉरी 2020 में बेटा ये वाला सवाल पूछ रखा था। द ग्राफ विच डेपिक्ट्स द रिजल्ट ऑफ रेदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट विद अल्फा पार्टिकल। बेटा द ग्राफ एंगल थीटा क्या है? स्कैटरिंग। बेटा एक्स एक्सिस में आपके पास स्कैटरिंग है, वाई एक्सिस में क्या है? नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल। बेटा नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल आपके पास वाई एक्सिस में। बेटा आंसर कौन सा होगा? ऑफ कोर्स बेटा आपके पास ये ग्राफ होगा। ठीक है, मैंने अभी बनाया आपके लिए। मैंने बेटा रेड मार्क इसलिए कर रखा है कि बेटा मोस्टली बच्चों को ग्राफ ये वाला पता ही नहीं होता, बेटा मैंने इसको रेड मार्क कर दिया। अदरवाइज पढ़ने के बाद तो बेटा बहुत ही ऑब्वियस सा लगी रहे ना। नेक्स्ट इज बेटा अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्टरी। जो अल्फा पार्टिकल बेटा गए हैं उनकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, जरा सोचते हैं, सुनना। सबसे पहली बात बेटा, मेरे पास ये सामने न्यूक्लियस है बेटा, लेट से मेरे पास बेटा सामने ये एक तरीके से बेटा जो आपके पास एटम है ना, जो गोल्ड का, उसका एक तरीके से ये न्यूक्लियस। ठीक, सामने से बड़ा खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बेटा, सामने से इधर से खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है। इसके पास भी बड़ा वेलोसिटी v है, इसके पास भी बड़ा वेलोसिटी v है, इसके पास भी बड़ा वेलोसिटी v है। ये बड़ा इन दोनों को जोड़ने वाला जो लाइन है, यहां से बड़ा ये कितना दूर है, इस डिस्टेंस को बड़ा मैं एक नाम देता हूं, इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर। ये जो पार्टिकल सीधे बेटा न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ आ रहा है, बेटा न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ आ रहा है, इसका तो बड़ा पक्का है कि जाएगा 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 जाएगा। ये न्यूक्लियस जो होगा बेटा ऑफ कोर्स है ना, ये आपके पास बड़ा पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये आपके पास बड़ा इस तरह से बड़ा आपके पास नेगेटिव चार्ज है, सॉरी नेगेटिव चार्ज है बेटा। अल्फा पार्टिकल आपके पास अल्फा पार्टिकल है तो बेटा ऑफ कोर्स इसके पास भी बेटा आपके पास जो चार्ज है वो तो पॉजिटिव ही है ना। बट इसके पास भी चार्ज पॉजिटिव, इसके पास भी बड़ा चार्ज पॉजिटिव, इसके पास भी चार्ज पॉजिटिव। न्यूक्लियस बड़ा पहले से आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है। ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस न्यूक्लियस को बड़ा रेपेल करेगा 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 करेगा, कहीं ना कहीं बता जाके इसकी वेलोसिटी 0 होगी बेटा। उस टाइम पर इस के बीच में और इसके बीच में सेपरेशन मिनिमम होगा, फिर आपका ये अल्फा पार्टिकल पलट कर वापस आ जाएगा। तो इसका जो मोशन होगा बेटा वो तो ऑफ कोर्स आपके पास इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ये वाला जो पार्टिकल होगा बेटा जाएगा जाएगा जाएगा, ये न्यूक्लियस बेटा इसको रेपेल करेगा बेटा, न्यूक्लियस इसको रेपेल करेगा तो यूं चलते 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 कुछ कुछ ऐसे निकल जाएगा बेटा। ऐसे मिटा दो एक बार के लिए, ये बेटा मैंने आगे लिख दूंगा इसको। तो ये वाला जो पार्टिकल होगा बेटा ये यूं चलते 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 कुछ कुछ ऐसे निकल, क्यों? क्योंकि बेटा उसने रेपेल किया ना, रेपेल किया थोड़ा ऑफ कोर्स ये यूं चलते 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 ऐसे निकल जाएगा बेटा। एक नोटिस करने वाली बात बताऊं बेटा, शुरुआत में आपका पार्टिकल ऐसे जा रहा था, फाइनली बेटा आपका पार्टिकल यूं चला गया है ना। ये आपका पार्टिकल अल्फा पार्टिकल कितना डिफ्लेक्ट हुआ, दिस एंगल थीटा इज नोन एज योर स्कैटरिंग एंगल। और जैसे मैंने कहा कि बेटा मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो होंगे ना, उनका स्कैटरिंग एंगल बेटा क्या होगा? 0 होगा, या 0 या 1 डिग्री के आसपास होगा। लेकिन जो नजदीक वाले पार्टिकल्स होंगे बेटा उनका स्कैटरिंग एंगल थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। जो बड़ा और दूर वाला पार्टिकल होगा बेटा वो यूं जाएगा 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 जाएगा, हो सकता है बेटा वो बिल्कुल सीधा का सीधा ही ऐसे निकल जाए। क्यों? क्योंकि बेटा वो थोड़ा दूर है, तो ऑफ कोर्स उस न्यूक्लियस का बेटा वहां पर कोई खास ऐसे रोल है नहीं, तो बिल्कुल सीधा का सीधा चल जाएगा। उसका स्कैटरिंग एंगल बेटा कितना आएगा? 0 आएगा। ये बड़ा लेट से 0.1 डिग्री 0.2 डिग्री कुछ कुछ ऐसा ऐसा आ जाएगा। तो इनका मोशन सॉरी जो थोड़े से दूर होंगे, जो बेटा थोड़े से दूर होंगे, उनका मोशन कैसा होगा बेटा? उनका मोशन तो ऑफ कोर्स स्ट्रेट लाइन जैसा सही होगा।
थोड़ा बिल्कुल नजदीक आ रहे होंगे उनका स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन बड़ा उसमें टर्निंग बैक आएगी, तो थोड़ा सा नजदीक से गुजर रहे होंगे, वो बड़ा हल्का फुल्का एंगल इस तरह से स्कैटर कर सकते हैं। अब ये स्कैटरिंग किस पर डिपेंड कर गई, बट ऑफ कोर्स स्कैटरिंग इस बात पर डिपेंड कर गई कि इंपैक्ट पैरामीटर कितना है। इंपैक्ट पैरामीटर बड़ा कम है तो उस केस में आपका स्कैटरिंग एंगल ज्यादा है, इंपैक्ट पैरामीटर बड़ा है थोड़ा, उस केस में आपका जो क्या कहते हैं बेटा स्कैटरिंग एंगल है वो टेंडिंग टुवर्ड आपका जीरो। तो बी जितना बड़ा होगा बेटा स्कैटरिंग एंगल आपके पास कम आ जाएगा, और बेटा आपके पास बी जितना बेटा बड़ा होगा, सॉरी बी जितना छोटा होगा बेटा स्कैटरिंग एंगल आपके पास उतना ही ज्यादा आ जाएगा। ठीक? हालांकि बेटा ठीक है, इसके भी है ना, मतलब फॉर्मूले वॉर्मूले बेटा पहले ना ऐसे सिलेबस में हुआ करते थे, अब बेटा इस तरह के कोई फॉर्मूले वगैरह हमारे सिलेबस में नहीं, बस एक अंडरस्टैंडिंग वुड बी मोर देन एनफ, है ना। मैंने सारी बातें बेटा वही बोली है जो अब नई वाली एनसीईआरटी में लिखी हुई है, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, है ना। तो तुम ये सोचना कि सर ने कोई बात नहीं बोली है इसका मतलब क्या है कि वो एनसीईआरटी में नहीं लिखी, ठीक है। तुम मना ऐसे ज्यादा चिंता मत करना कि इसमें क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, सर ने चिंता कर रखी है अपने आप ही, है ना। तो मैंने तुम्हें समझ सोचना कि सर 2020 में एक सवाल आया था, उसमें तो ना इम्पैक्ट पैरामीटर और एंगल थीटा बेटा पूछ रखा था, पूछ रखा वो 2020 की बात है ना, उस बात को तो बेटा ठीक है खूब साल हो गए। तो मैं तो अब की बात कहूंगा ना कि अब एनसीईआरटी में क्या लिखा है, उस टाइम एनसीईआरटी में फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट था, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट था, आज नहीं है। आज नहीं है तो बेटा उन चीजों से डिराइव जो चीजें आ सकती है वो मुझे नहीं पढ़ानी चाहिए, मैं नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। मैं अपने शौक के लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मैं तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ, शौक के लिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेन कारण क्या, मेन कारण तो तुम्हारा आईआईटी निकलना चाहिए, तुम्हारा एनआईटी निकलना चाहिए, उसके लिए पढ़ा रहा हूँ बेटा, उसमें जरूरत नहीं है आज तो नहीं पढ़ा रहा, सीधी सी बात, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट इज अल्फा पार्टिकल्स मिनिमम सेपरेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये बेटा मैं सिर्फ उसके लिए बोल रहा हूं जिसका इंपैक्ट पैरामीटर अगर जीरो होगा उसके लिए क्या होगा। कोई ऐसा पार्टिकल है बेटा जिसका इंपैक्ट पैरामीटर जीरो है, मेरे पास ये रहा बेटा आपके पास अल्फा पार्टिकल, ये बेटा मेरे पास अल्फा पार्टिकल, ये बेटा मेरे पास कोई ना कोई न्यूक्लियस, बेटा मान लीजिए मेरे पास ये कोई न्यूक्लियस है, इसके पास बेटा जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, इसको हम एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। एटॉमिक नंबर बेटा जेड है, इसके इसका मतलब ये कि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे ना इस न्यूक्लियस के पास बेटा वो जेड होगा, और ऑफ कोर्स इसके पास जो चार्ज हो जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा, जेड ई हो जाएगा, ठीक है। ये जो अल्फा पार्टिकल है बेटा इसके पास लेट से कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है, एंड लेट से बेटा इसके पास काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में के, ये वाला जो न्यूक्लियस होगा बेटा लगातार इसको रेपेल करेगा, इसकी वेलोसिटी कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी, कहीं ना कहीं जाकर इसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बेटा वो जीरो हो जाएगी, और कभी ना कभी बेटा इसका न्यूक्लियस के साथ सेपरेशन मिनिमम हो जाएगा, फिर बेटा ऑफ कोर्स यहाँ से ये पलट कर वापस आ जाएगा, ठीक। ये सारा बेटा कैलकुलेशन किसके लिए कर रहा हूँ, बी इज इक्वल्स टू जीरो वाले के लिए कर रहा हूँ। हालांकि बी ग्रेटर देन जीरो वाले के लिए बेटा सारी कैलकुलेशन हो सकती है, उसमें बेटा एंगुलर टाइम कंजर्वेशन वगैरह के कॉन्सेप्ट भी उसके अंदर आते हैं, ठीक है। मैं बेटा सिर्फ बी इज इक्वल्स टू जीरो जो एनसीईआरटी ने पूछ रखी है वो कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा। यहां से अंत तक सिर्फ और सिर्फ मुझे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करनी है और कुछ नहीं करना। इनिशियल काइनेटिक, इनिशियल पोटेंशियल, बेटा पोटेंशियल ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, दोनों एक दूसरे से काफी दूर है, बेटा मेरे ख्याल से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, बेटा मेरे ख्याल से पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका चार्ज जेड ई, इसका चार्ज बेटा 2e, तो कोई दिक्कत तो नहीं, इसका चार्ज 2e कैसे, क्योंकि बेटा मैंने आपको सिखा रखा है कि हीलियम जो है बेटा वो उसको हम 2He4 लिखते हैं, तो ये इसका एटॉमिक नंबर कितना है 2, तो इसका चार्ज कितना होगा 2 टाइम्स, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन बेटा सेपरेशन, बेटा सेपरेशन शुरुआत में बहुत बड़ा है, बेटा ऑफ कोर्स ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो आ, फाइनली बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई जीरो, बेटा फाइनल पोटेंशियल कितनी हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका चार्ज बेटा जेड ई, इसका चार्ज बेटा 2e अपॉन दोनों के बीच का सेपरेशन बेटा दैट कम्स आउट टू बी आर में। हो गया बेटा आपका सवाल, तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये वाली टर्म तो बेटा आपके पास कितनी आ गई है जीरो, हम कह सकते हैं कि एक तरह से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो बेटा फाइनली जेड 2 टाइम्स जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर मिनिमम के बराबर हो गई है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हैज कन्वर्टेड इनटू फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मुझे बेटा आर मिनिमम पूछा गया है, मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि आर मिनिमम की हो जाएगी 2 टाइम्स जेड ई स्क्वायर अपॉन
2 पाई एप्सिलॉन नॉट के। मैं इसके आगे रिमेंबर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि रिमेंबर वाली कोई बात ही नहीं है। ये तो एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चंस में से एक है। इसके लिए आगे रिमेंबर थोड़ी लिखूंगा यार, ये तो सवाल हुआ ना। सवाल सवाल के आंसर को रिमेंबर थोड़ी लिख दूंगा यार। ये बड़ा मेरे पास आ रिमेंबर आ गया। सॉरी बेटा, मैंने क्या लिख दिया बेटा, 1/4 पाई। बेटा मैं इस 2 से 2 को काट इसलिए नहीं रहा क्योंकि है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बेटा वैल्यू मेरे बच्चों को पहले से याद ही रहती है, 9 × 10⁹ आई होप तुम्हें भी याद होगी, तो ठीक है, बड़े आराम से हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, हाँ, इस एग्जैक्टली बेटा कॉन्सेप्ट पर बेटा एक एनसीईआरटी के अंदर भी एक सोल्ड क्वेश्चन है, आप बेटा उसको करना चाहो कर सकते हो। हालांकि बेटा मैंने एक तरह से कराई दिया, सिर्फ वैल्यूज पर टेक्निक है। मैं बेटा अपनी तरफ से कोई सवाल लेकर नहीं आया बेटा, जानबूझ के मैं जो एनटीए ने जो सवाल पूछ रखा है वही लेके आया हूँ। और जैसा कि आप देख पा रहे हो बेटा, ये रेड मार्क क्वेश्चन है, तो ऑफ कोर्स बेटा थोड़ा सा मतलब जेई मेन के फंडों के हिसाब से आप टफर ही क्वेश्चन मान सकते हैं। इन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर अल्फा पार्टिकल इज दिस। अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से बड़ा मिनिमम सेपरेशन ये करता है। इफ टारगेट न्यूक्लियस हैज एटॉमिक नंबर 80, बेटा टारगेट न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर जो है वो 80 है, मतलब Z जो है वो 80 है, देन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल के पास वेलोसिटी कितनी रही होगी। तो बेटा तो थोड़ा टफ हो गया क्योंकि बेटा मैं तो काइनेटिक एनर्जी लिख रहा था, वी निकालना पड़ेगा, तो है ना थोड़ा फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा मेरे पास अल्फा पार्टिकल, इसके पास बड़ा वेलोसिटी है v। जब ये न्यूक्लियस के साथ मिनिमम सेपरेशन पर आ जाएगा तब बड़ा इसके सारे के सारे काइनेटिक एनर्जी बड़ा पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं बड़ा आराम से कह सकता हूँ कि ½ mv², बड़ा वही इक्वेशन वापस से लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक का चार्ज Ze, दूसरे का चार्ज 2e अपॉन बेटा r मिनिमम। ठीक है ना, मेरे पास बड़े आराम से आ गया शायद v² इज इक्वल्स टू बेटा व्हाट, 4 टाइम्स Ze² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू r मिनिमम। आखिर बेटा रूट और निकालना पड़ेगा, रूट और लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। 4 ठीक है बेटा, z कितना है 80, e² कितना है बेटा, e होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन, बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है 9 इंटू 10⁻⁹ बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 9, m कितना है बेटा, m है 1.6 इंटू सॉरी m मतलब इसका मास, अल्फा पार्टिकल का मास, अल्फा पार्टिकल का मास लिखना पड़ेगा। अल्फा पार्टिकल का मास बेटा, अल्फा पार्टिकल का मास उसने खुद सवाल में बेटा मुझे दे रखा है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 6.72 इंटू 10⁻⁻27 इंटू बेटा आर मिनिमम, बेटा आर मिनिमम इज गिवन एज बेटा व्हाट 4.5 इंटू 10⁻⁻14। बेटा मैं तो नहीं कर रहा है, कर लो क्या, ये तो बड़ा v² है, v निकालना हो रहा है इसका भी क्या करना पड़ेगा, रूट निकालना। सवाल बड़ा वैसे कर देखें तो जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट वगैरह बड़े समझ में आते हैं वो तो बड़े आराम से सवाल कर लेगा। जिस बच्चे को बड़ा कॉन्सेप्ट वगैरह समझ में नहीं आते वो बेटा ठीक है सोचते रहेगा कि अरे अल्फा स्कैटरिंग क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो बस सिंपल सा काम है बेटा, कर लीजिए। नेक्स्ट इज, अब हम बेटा रदरफोर्ड मॉडल को एक बार हम वापस से कंपाइल करते हैं, एग्जैक्टली बात क्या है। All the protons and neutrons are collectively present at the center of the atom known as nucleus. हम जितने भी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं उनको हम कलेक्टिवली एक जगह पड़ा हुआ मानते हैं एंड उसको हम नाम दे देंगे न्यूक्लियस। प्रैक्टिकली सारा का सारा जो मास एटम का है वो न्यूक्लियस के अंदर ही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास तो बहुत ही कम है। मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि रदरफोर्ड सर ने एग्जैक्टली ऐसा नहीं कहा, नहीं तो अपने हाइंडसाइट में लिख दिया है ना, क्योंकि तब तक वो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह की जो थ्योरी ना वो इतनी क्लियर नहीं थी। तो रदरफोर्ड सर ने तो सिंपली न्यूक्लियस शब्द का ही इस्तेमाल किया था। हम लोग ऐसे कह रहे हैं कि न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, वी ऑफ कोर्स नो नाउ, हमें आज पता है ना। तो हम हाइंड साइड में जाके ऐसी बातें बोल रहे हैं कि यार हाँ सर ने तो न्यूक्लियस कहा था, लेकिन हमारे कहने का अर्थ ये कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, उनसे मिलकर न्यूक्लियस बनाए और जो न्यूक्लियस है वो एटम के सेंटर पे है। ये है हमारा सबसे पहला पॉइंट।
तो पहले वाले बड़ा पॉइंट को बिल्कुल लिटरल मत लेना कि यार ना रदरफोर्ड सर ने एग्जैक्टली ऐसा कहा। ये तो अपन ने बड़ा अपने हिसाब से है ना उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया ना। जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस बेटा एटम के रेडियस के मुकाबले काफी कम आएगा। इट इज समथिंग लाइक कि किसी क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर बीचों बीच फुटबॉल रख दो, तो क्रिकेट का जो ग्राउंड होगा वो ऑफकोर्स आपका एटम हो जाएगा, और जो फुटबॉल होगा वो आपका न्यूक्लियस हो जाएगा। तभी तो जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे ना, वो बेटा सारे के सारे पेनिट्रेट कर गए थे, इक्का दुक्का पार्टिकल ही बेटा टकरा कर वापस गया था। बिल्कुल वैसे जैसे क्रिकेट के अंदर अगर फुटबॉल पड़ी होगी, क्रिकेट के ग्राउंड में अगर फुटबॉल पड़ी होगी, तो अगर मान लो कि फुटबॉल अगर न्यूक्लियस है तो क्रिकेट का ग्राउंड बेटा आपका एटम है। और अगर कोई बॉल आती है और टकराती है तो फुटबॉल से टकरा के वापस जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स बहुत ही कम होगी, बिल्कुल वैसे ही है ना। और बाकी सारी बॉल्स बड़ा ऑफ कोर्स उसको पेनिट्रेट करी जाएगी। तो न्यूक्लियस का जो रेडियस है बड़ा वो फर्मी के ऑर्डर में है, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में है। एटम का जो रेडियस है बड़ा वो एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 मीटर के ऑर्डर में है। इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन ऑर्बिट हैविंग न्यूक्लियस एज अ सेंटर, न्यूक्लियस को बड़ा सेंटर मान के इलेक्ट्रॉन्स लगातार चारों तरफ चक्कर काटते रहेंगे। एट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बड़ा इलेक्ट्रॉन जो है उसके मोशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? ऑफ कोर्स बड़ा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो रेस्पॉन्सिबल है। तो मैंने कहा बड़ा, मैं इस बात को रिपीट करता हूं, ये बीचों बीच बड़ा आपके पास न्यूक्लियस है, बड़ा न्यूक्लियस के पास जो चार्ज होगा बड़ा वो Ze होगा। Z is of course बेटा एटॉमिक नंबर, इट इज ऑल्सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक प्रोटॉन का चार्ज बेटा अगर E है तो Z प्रोटॉन्स का चार्ज बेटा आपके पास Ze है। Z को बेटा वापस से बोल दो, इट इज बेसिकली योर एटॉमिक नंबर। इससे r डिस्टेंस की दूरी पर लेट से बेटा कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार बेटा यूं चक्कर काट रहा है, और उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? अंदर की तरफ बेटा आप जानते हो कि अगर चक्कर काट रहा है तो एक्सलरेशन आएगा v²/r, तो अंदर की तरफ कोई ना कोई फोर्स आना चाहिए बेटा, दैट फोर्स इज ऑफ कोर्स योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द इक्वेशन इज ऑफ कोर्स बेटा गोइंग टू बी बेटा क्या, न्यूटन्स लॉ। फोर्स कितना होगा बेटा 1/4πε0 इंटू Ze इंटू ई अपॉन बड़ा आर का स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज ऑफ कोर्स बड़ा v²/r। मेरे पास बड़े आराम से बड़ा ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, v की वैल्यू भी हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। किसी ने अगर काइनेटिक एनर्जी पूछा तो इट इज ऑफ कोर्स बड़ा हाफ mv²। किसी ने अगर मुझसे पूछ लिया कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, बट दैट इज हाफ mv²। किसी ने अगर काइनेटिक एनर्जी पूछी, हम बड़े आराम से बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी Ze²/8πε0r। किसी ने अगर मुझसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी, बेटा एक चार्ज Z ही है, एक चार्ज बड़ा -E है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी Ze इंटू -E अपॉन 1/4πε0 इंटू r। किसी ने बेटा अगर टोटल एनर्जी पूछी तो ऑफकोर्स बड़ा इन दोनों का सम, इन दोनों का बड़ा जैसे मैंने ऐड किया, -1/4 और बड़ा 1/8 मिलकर बड़ा मेरे ख्याल से -1/8 बन जाएगी, -Ze²/8πε0 हमारे पास टोटल एनर्जी है। ये बिल्कुल वैसे हो गया जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स मूव करते हैं, या फिर प्लैनेट के अराउंड जो सैटेलाइट्स मूव करते हैं, काफी उत्तर बड़ा मामला बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा, है ना। ये रदरफोर्ड सर का एटॉमिक मॉडल था। इसमें भी दिक्कतें थी, रदरफोर्ड सर का जो मॉडल है बेटा वो भी एकदम परफेक्ट नहीं था, परफेक्ट तो खैर कोई सा भी नहीं है, लेकिन फिर लोगों ने इसको भी बेटर किया। इसमें क्या दिक्कतें थी? इसमें ना दो दिक्कत थी। पहली दिक्कत थी मैक्सवेल की जो इक्वेशन थी वो, जैसे मेरे पास बीचों बीच चार्ज है Ze और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लगातार ऐसे मूव कर रहे हैं, और बेटा अगर ऐसे लगातार अगर चक्कर काट रहा है तो ऑफकोर्स बेटा उसकी वेलोसिटी जो है ना वो कांस्टेंट नहीं है, भले ही स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है ना, लगातार डायरेक्शन चेंज कर रहा है। और हम ये पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर के अंदर कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इस बात का मतलब ये है कि ये लगातार अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर निकालेगा। लगातार बेटा अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर निकालने का, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो ऑफ कोर्स बेटा अपने साथ कुछ ना कुछ एनर्जी लेकर आती हैं। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन में से लगातार एनर्जी कम होगी, अगर सॉरी लगातार इसमें से एनर्जी निकलेगी, इसमें से बेटा लगातार एनर्जी निकलेगी, तो इसकी एनर्जी लगातार कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और कम होते 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 ऐसा स्पाइरल पाथ फॉलो करते करते इसे न्यूक्लियस में जाके मिल जाना चाहिए। बट वी नो दैट कि ऐसे मिलता नहीं है। ऑफ कोर्स बड़ा ना इन्होंने कोई भी ऐसा मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि ऐसा क्यों नहीं होता है। कूल है ना। ये बेटा एक तो पहला कारण था रदरफोर्ड मॉडल का फेल होने का।
दूसरा कारण था हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। ये तो बड़ा ऑफ कोर्स हम थोड़ा थोड़ा ना समय के साथ साथ बेटर तरीके समझेंगे, बट ये वर्ड याद रखना कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी कारण था रदरफोर्ड मॉडल के फेल होने का। अब एग्जैक्ट बड़ा क्या बात है मैं हल्का सा बताया, तो बाकी बड़ा ठीक है, समय के साथ साथ पता लगेगा। रदरफोर्ड सर ने तो देखो ये कहा कि अगर ये न्यूक्लियस है तो पार्टिकल जो है ना वो हर रेडियस में घूम सकता है, हर रेडियस जो है ना वो पॉसिबल है ना? बस क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, इस इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। हर रेडियस पॉसिबल है, हर रेडियस पॉसिबल है, और हर रेडियस के कॉरेस्पॉन्डिंग बेटा इस इलेक्ट्रॉन के पास कोई ना कोई एनर्जी भी होगी, मैंने आपको निकाल के दिखाई, बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एनर्जी भी होगी, है कि नहीं? तो इसका मतलब ऑल द रेडियस आर पॉसिबल, सो ऑफ कोर्स ऑल द वैल्यूज ऑफ ई आर पॉसिबल। तो ई की है ना खूब सारी बेटा वैल्यूज पॉसिबल है, ऐसा कह सकते हैं कि सारी वैल्यूज पॉसिबल है, कोई ऐसे स्पेसिफिक डिस्क्रीट वैल्यूज में ऐसा जरूरी नहीं है। तो होना क्या चाहिए कि मान लीजिए कि मेरे पास ये बीचों बीच न्यूक्लियस है और कोई इलेक्ट्रॉन लेट से, ये बेटा R1 रेडियस है, ये लेट से R2 रेडियस है, यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन होता तो उसके पास एनर्जी E1 है, और यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन होता तो एनर्जी लेट से E2 है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के यहां पर आता है तो उसकी एनर्जी घटती है, कितनी एनर्जी बेटा घटती है, E2 माइनस E1, और जितनी एनर्जी घटेगी बेटा वो उतनी एनर्जी का अपने अंदर से फोटोन बाहर निकाल देगा, दैट इज इक्वल्स टू H इंटू एफ, एफ इज ऑफ कोर्स द फ्रीक्वेंसी, या फिर बेटा एच सी बाई लेमडा, लेमडा बेटा ऑफ कोर्स जो फोटोन उसने बाहर निकाला उसकी वेवलेंथ। तो रेदरफोर्ड सर के हिसाब से तो देखो ऑल द रेडियाई आर पॉसिबल, मतलब जो ऑर्बिट है उसके कोई से भी रेडियस पॉसिबल है, तो कोई सी भी एनर्जीज पॉसिबल है, तो E1 E2 की सारी वैल्यूज पॉसिबल है। E1 E2 की अगर सारी वैल्यूज अगर पॉसिबल है तो डेल्टा ई की सारी वैल्यूज पॉसिबल है, और डेल्टा ई की अगर सारी वैल्यूज पॉसिबल है इसका मतलब जो फोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सारी पॉसिबल है। फ्रीक्वेंसी सारी पॉसिबल है इसका मतलब जैसे मान लो कि 10 हर्ट्ज भी पॉसिबल है तो 10.1 हर्ट्ज भी पॉसिबल है, 10.2 हर्ट्ज भी पॉसिबल है, 10.3 हर्ट्ज भी पॉसिबल है। मैं ये एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज बड़ा जो फ्रीक्वेंसी आती है ना 10^15 के ऑर्डर में आती है, मैं रफली बोल रहा हूँ, है ना? वेवलेंथ है ना 4000 एंगस्ट्रॉम पॉसिबल है तो 4001 एंगस्ट्रॉम भी पॉसिबल है, 4001.5 भी एंगस्ट्रॉम पॉसिबल है, सारी वेवलेंथ पॉसिबल होनी चाहिए, क्योंकि डेल्टा ई की तो सारी वैल्यूज पॉसिबल है, तो ऑफ कोर्स लैम्डा की सारी वैल्यूज पॉसिबल होनी चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सॉरी जो एक्सपेरिमेंट है वो ये शो करता है कि एटम में से जब भी फोटॉन्स निकलते हैं तो कुछ स्पेसिफिक लेमडाज ही बाहर निकलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बोल रहा हूं कि 4000 एंगस्ट्रॉम निकला और फिर 5500 एंगस्ट्रॉम निकला, बीच की कोई वेवलेंथ निकली नहीं। या फिर लेट से कि ना 4 × 10⁻15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का फोटोन निकला, और बाद में लेट से कि 3.5 × 10⁻15 हर्ट्ज का फोटोन निकला, बीच की फ्रीक्वेंसी के फोटोन बाहर निकले ही नहीं। और बीच के लैम्डास पॉसिबल नहीं है, बीच के एफ पॉसिबल नहीं है, इसका डेल्टा ई की सारी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, डेल्टा ई की सारी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, इसका E1 और E2 जो ना वो हर वैल्यू पॉसिबल नहीं है, और हर वैल्यू पॉसिबल नहीं है इस बात का मतलब ये है कि R1 R2 की वैल्यूज भी सारी पॉसिबल नहीं, R1 R2 की भी सारी वैल्यू पॉसिबल नहीं है एटॉमिक मॉडल के अंदर। और ये हमारे पास एक तरीके से दूसरा डिफरेंस आ गया, और यही एक तरीके से मेन डिफरेंस है हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर का और हमारे सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम में तो ठीक है बेटा, लेट्स से कि ना अर्थ यहां पर है, मैं चाहूं तो बेटा किसी भी सैटेलाइट को यहां से भी प्रोजेक्ट कर सकता हूं, बस मुझे वेलोसिटी देनी पड़ेगी। बेटा कितनी वेलोसिटी दिया करते थे याद, तो बेटा मेरे ख्याल से बेटा वेलोसिटी दिया करते √gm/r। मैं चाहूं तो बेटा सैटेलाइट को इस रेडियस में भी फेंक सकता हूं, मैं चाहूं तो सैटेलाइट को इस रेडियस में भी फेंक सकता हूं, मैं चाहूं तो बेटा सैटेलाइट को इस रेडियस में भी फेंक सकता हूं, मैं चाहूं तो सैटेलाइट को इस रेडियस में भी फेंक सकता हूं, मेरी मर्जी है, बस उसे एक स्पेसिफिक वेलोसिटी देनी पड़ेगी। सैटेलाइट में सारे रेडियस पॉसिबल है, लेकिन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके सारे रेडियस पॉसिबल नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट से मैं पता। और इस बात को आगे लेके जाते हैं बेटा फिर हम एक नए मॉडल से, जिसको हम पूरे टाइम पढ़ेंगे बेटा, दैट इज नोन एज अवर बोर्स मॉडल। हम मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा सिर्फ क्या पढ़ेंगे, बोर्स मॉडल। अगेन मैं बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा कि बोर्स मॉडल जो है वो अंतिम सत्य है, अंतिम सत्य बेटा ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं है। आप कॉलेज जाओगे तो इस कॉलेज में खासतौर से बच्चे जो आपने फिजिक्स पढ़ेंगे, खासतौर से क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे, वो इसके आगे की और बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, और उन सब बातें पढ़ने के बाद भी उनको पता लगेगा कि ये भी अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य क्वांटम फिजिक्स तो, नोइंग क्वांटम फिजिक्स इज समथिंग लाइक नोइंग गॉड, है ना? तो ऑब्वियस बात है बेटा दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना? तो ये मैं तो सिर्फ क्या बता रहा हूँ कि बोर मॉडल क्या है, बस मुझे नहीं पता एटम क्या होता है,
मैं सच बता रहा हूं, मुझे नहीं पता कि एटम क्या होता है, मुझे पता होता है कि बोर्स मॉडल क्या कहता है और उस बोर्स मॉडल एटम को किस तरह से एक्सप्लेन करता है और उस बोर्स मॉडल से एटम वाले सवाल कैसे कैसे पूछते हैं और वो कैसे कैसे कर रहे हैं। ठीक है ना? तो एटम क्या है बेटा, वो है ना, मुझे नहीं पता, है ना, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। और उसके ऊपर एग्जैक्टली कितनी कितनी सारी थ्योरीज भी आई है। हमें सिर्फ उस बेटा किस पे, बोर्स मॉडल पे ध्यान देना है। ठीक है, बोर्स मॉडल एग्जैक्टली कहता क्या है, एक एक करके सारी सारी बातें अपन लोग स्टेट करते हैं। सबसे पहला, न्यूक्लियस जो है वो ऑफ कोर्स बेटा हमारा जो एटम है उसका सेंटर रहेगा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। न्यूक्लियस जो होगा वो सेंटर रहेगा, उसके चारों तरफ किसी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करेगा और सर्कुलर मोशन के लिए ऑफ कोर्स बेटा अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। दैट सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस इज वेरी सिमिलर टू द आवर रदरफोर्ड्स मॉडल। इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ओनली सम स्पेसिफिक ऑर्बिट्स। ये कोई नई चीज है। These specific orbits are known as stationary orbits। ये बेटा कुछ नई बात कही है। इन्होंने कहा है कि लेट्स से कि मेरे पास ये बीचों बीच कोई ना कोई न्यूक्लियस है बेटा। लेट्स से न्यूक्लियस का जो चार्ज है बेटा आपके पास वो Ze है। इलेक्ट्रॉन उसके तरफ ऐसे कुछ ना कुछ चक्कर काट रहा है, लेट्स से r1 रेडियस पे, और वो किसी न किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लेट्स बेटा वेलोसिटी कम्स आउट टू बी v1। अंदर की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण मिल रहा है। अब यहां पर जो स्पेशल बात उन्होंने अलग से बोली है वो ये कही है कि सारे रेडियस पॉसिबल नहीं है, कुछ स्पेसिफिक रेडियस ही पॉसिबल है। जैसे एक बार बेटा r1 रेडियस में घूम सकता है इलेक्ट्रॉन, तो लेट से ऐसे किसी r2 रेडियस के अंदर घूम सकता है। r2 रेडियस में अगर इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, लेट से v2। इसी तरह से किसी r3 रेडियस के अंदर घूम सकता है, किसी r3 रेडियस के अंदर घूम सकता है। और जब इस r3 रेडियस में जब इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, लेट से v3। तो अब बोर्स मॉडल में नई बात क्या थी कि r1 रेडियस में ऑर्बिट कर सकता है, r2 रेडियस में ऑर्बिट कर सकता है, लेकिन r1 और r2 के बीच में कोई रेडियस पॉसिबल नहीं है, कोई ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है। ये नई बात बोली गई है ना। यहां से बेटा मेरे पास ये एक्चुअली मेरे पास ये जो अगला फंडा है मेरे पास इस तरह का, सबसे पहला सबसे मिनिमम रेडियस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, इसे हम ग्राउंड स्टेट कहेंगे बेटा, इसे हम ग्राउंड स्टेट कहेंगे। इसका जो अगला रेडियस पॉसिबल है इसे हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। बेटा नाम याद रखने, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। जो थर्ड रेडियस पॉसिबल है उसे हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। पहले वाले को तो ग्राउंड बोल ही दिया बेटा, उसके बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे हम लगातार बोल सकते हैं। आई थिंक इट्स कूल इनफ, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन इस रेडियस में घूम सकता है, इस रेडियस में घूम सकता है, इस रेडियस में घूम सकता है, बीच में जो बाकी रेडियस है बेटा वो पॉसिबल नहीं है। एंड ऑल दीज ऑर्बिट्स इन विच द इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू मूव आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ये शब्द याद रखना बेटा, क्या, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। और स्टेशनरी ऑर्बिट्स में n इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसे अपन लगातार काउंट कर सकते हैं। अगला पॉइंट बेटा, फोर्थ पॉइंट, लेट्स से कि बेटा हमारा जो बीचों बीच थोड़ा न्यूक्लियस है जिसका चार्ज लेट से आपके पास Ze है। इलेक्ट्रॉन जैसे मैंने कहा कि बेटा यहां भी मूव कर सकता है, इस ऑर्बिट के अंदर भी मूव कर सकता है, इस ऑर्बिट के अंदर भी मूव कर सकता है, इस ऑर्बिट के अंदर भी मूव कर सकता है। लेट्स से इस ऑर्बिट में ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास एनर्जी लेट्स से E1 है। इस ऑर्बिट में है n इक्वल टू 2 पर, तो यहाँ पर एनर्जी E2 है। यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो लेट्स से उसके पास एनर्जी E3 है, और अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो उसके पास लेट्स से एनर्जी E4 है। ठीक है, अगर कभी इलेक्ट्रॉन अंदर से अगर बाहर जाएगा तो उस केस में उसकी जो एनर्जी होगी वो इंक्रीज होगी। अगर एनर्जी इंक्रीज होगी तो ऑफकोर्स कहीं से आनी चाहिए ना वो एनर्जी, तो कहां से आएगी, फोटोन से आएगी। तो जब भी इलेक्ट्रॉन मान लो कि लेट से है ना ग्राउंड स्टेट से लेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर कूद के अगर जा रहा है तो अपने आप नहीं जाएगा, इसने जरूर कोई ना कोई फोटोन एब्जॉर्ब किया होगा, जरूर बेटा इस पर कोई ना कोई फोटोन गिरा होगा। और जो भी फोटोन गिरा होगा उसके पास जो एनर्जी रही होगी, बेटा फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच सी बाय लेमडा होती है। ये पक्की बात है
कि आपकी एनर्जी एट 3 माइनस एनर्जी एट 1 के बराबर होगी। तो तुम्हें बेसिक पॉइंट समझ में आ गया कि मैं क्या करना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए कि बेटा लोअर एक्साइटेड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट के अंदर अगर जाएगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, और वो एनर्जी बढ़ेगी तो पक्की बात है कि वो एनर्जी कहीं ना कहीं से आएगी। वो एनर्जी कहां से आ सकती है? किसी फोटोन को एब्जॉर्ब करने से आ सकती है, और उस फोटोन के पास जो एनर्जी होगी वो दोनों लेयर्स की, मतलब दोनों बेटा जो ऑर्बिट्स है उनके बीच जो एनर्जी डिफरेंस है उसके बराबर होगी। इसका उल्टा भी सही है। अगर मान लो कल को कोई इलेक्ट्रॉन, बेटा मान लीजिए कि लेट से इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 पर कूद के जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के यहां जाएगा तो उसकी एनर्जी कम होगी। जब बेटा आप हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट अगर आप जाओगे तो ऐसे केस में आपकी एनर्जी घटेगी। इसकी कितनी एनर्जी घटेगी? आप बोलोगे सर एनर्जी जो घटेगी इट इज ऑफ कोर्स E4 माइनस E1। अभी तक बेटा हम लोगों ने एनर्जी निकालना सीखी नहीं है, सीख लेंगे, बट अभी हम एक बेसिक बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल बात कर रहे हैं। जो एनर्जी घटेगी उतनी एनर्जी का फोटोन निकलेगा, और फोटोन के पास बेटा ये जितनी एनर्जी घटी है उतनी एनर्जी का बेटा ये कोई ना कोई फोटोन एमिट कर देगा, और उस फोटोन के पास जो एनर्जी होगी वो बेटा E4 माइनस E1 होगी, और फोटोन की एनर्जी को हम ऑफ कोर्स बेटा H इंटू एफ या एच सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं, और हम बड़े आराम से उस फोटोन की वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी इस तरह से निकाल सकते हैं। So electron can jump from ground state to higher excited state, from higher excited state to ground state or any other state। बाहर से अंदर आएगा एनर्जी घटेगी, अंदर से बाहर जाएगा एनर्जी बढ़ेगी, और जो एनर्जी का आदान प्रदान होगा वो किसी न किसी फोटोन के द्वारा होगा, और फोटोन के पास जो एनर्जी होगी वो दोनों एनर्जी लेयर्स के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है उसके बराबर। सिंपल। नेक्स्ट, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दिस इज योर बेटा एंगुलर मोमेंटम्स क्वांटाइजेशन रूल, एंड बेटा मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे कहता है कि बेटा बीचों बीच मेरे पास न्यूक्लियस है, यहां से किसी r डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे v वेलोसिटी से जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन का मास बेटा लेट से। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल ये कहता है कि इस इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमेशा क्वांटाइज्ड रहेगा। क्वांटाइज्ड रहेगा इस बात का मतलब ये कि वो है ना कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही ले सकता है, और वो स्पेसिफिक वैल्यूज क्या होंगी वो हम कहेंगे, बट पहले इस बात को सुनिए। एल मतलब बेटा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अबाउट एल को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, देखना बेटा, न्यूक्लियस के अबाउट एम मास के पार्टिकल के पास वेलोसिटी v है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, डिस्टेंस बेटा आपके पास r है। ऑफ कोर्स एंगुलर मोमेंटम इज m into v into r, इट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। बेटा इट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। n बेटा आपके पास कोई ना कोई इंटीजर है, n जो है बेटा ये आपके पास कोई ना कोई इंटीजर है। इंटीजर भी क्या बेटा है ना, क्या नेचुरल नंबर बोलते हैं क्या? 1 2 3 4 5 है ना, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं ना शायद, नेचुरल नंबर बोलते हैं। एन बेटा जो होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, एंड सो ऑन। इट विल बी 1 2 3 4 5 समथिंग, ऐसा लगातार चलता है। तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होगा, एंड दिस इज नोन एज योर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल। बेटा नहीं है बात समझ में? चलिए मैं आपको थोड़ा सा बात और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ ना, आराम से पेशेंटली सुनिएगा। सुनना बेटा, जो आपका पार्टिकल सॉरी बेटा जो आपका इलेक्ट्रॉन सबसे छोटे रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है r1 रेडियस में, इसको बेटा हम ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, इसमें n को हम 1 लेंगे, और यहां पर पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा बेटा मैं उसको L1 बोल दूं, इसकी वैल्यू होगी 1 टाइम्स h अपॉन 2 पाई। बेटा यहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन के पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h अपॉन 2 पाई होगा। जब आपका इलेक्ट्रॉन बेटा ऐसे लेट से कि R2 रेडियस के अंदर घूम रहा है, बेटा नेक्स्ट ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है, और यहां पर जो बेटा इलेक्ट्रॉन आपके पास ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसके पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा बेटा यहां पर आप n को 2 पुट करोगे, ये नेक्स्ट है n इक्वल टू 2, यहां पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो 2 टाइम्स h अपॉन 2 पाई होगा।
या फिर बेटा ऐसे कहूं तो h अपॉन पाई होगा। तो एक्चुअली जो n है वो एक्चुअली ऑर्बिट का नंबर है, सबसे नियरेस्ट वाले को 1, फिर 2, फिर 3, 4 ऐसे लगाता। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज जो अगला पॉसिबल रेडियस है बेटा, मैं इसको एक बार के लिए r3 लिख दूं। यहां पर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है बेटा, ऐसे मूव कर रहा है, इसके पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो 3 टाइम्स h अपॉन 2 पाई होगा। सिंपल। ये बेटा मेरे पास n इक्वल टू 3 है। इसी तरह अब तो मेरे ख्याल से बात तो समझ गए हो, बट ठीक है मैं एक और लेता हूं। ये मेरे पास नेक्स्ट पॉसिबल रेडियस है बेटा। ये मेरे पास रेडियस बेटा लेट से r4, इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पर है, ऐसे मूव कर रहा है, इसके पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा बेटा वो 4 टाइम्स h अपॉन 2 पाई। आई रियली होप आप सारी की सारी बात बड़े आराम से इत्मीनान से समझ गए होंगे। जो n इक्वल टू 1 है बेटा, वापस से बोल दूं, n इक्वल टू 1 को बेटा हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। n इक्वल टू 2 को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। मैं एक बार पहले भी ये वाली चीज लिख चुका हूं, लेकिन ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार लिखनी पड़ रही है। n इक्वल टू 3 को हम बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट के आगे वाले जितने भी है ना, वो सारे के सारे एक्साइटेड स्टेट्स ही हैं। जो हमारा n इक्वल टू 4 है वो है हमारा थर्ड एक्साइटेड स्टेट। पहला तो ग्राउंड हो गया ना, उसके बाद सारे वाले एक्साइटेड है। तो n इक्वल टू 2 पहला एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 3 दूसरा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 4 आपका तीसरा एक्साइटेड स्टेट। इजंट इट? समझ में आ गया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। बेटा हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए मैं आपके लिए सारी कैलकुलेशंस करके बताता हूं। ऑल्दो मैं कैलकुलेशंस तो बेटा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और मैंने जो कॉन्सेप्ट सिखाए या फिर बोर्ड्स मॉडल को आपके दिमाग में और बेटर तरीके से फिट करने के लिए, जेई मेन ने लाइन से जो मैं कैलकुलेशन करने के बाद जो और रिजल्ट निकाल रहा हूं उससे लाइन से सवाल पूछे। ठीक है, लाइन से सवाल पूछे और इतने सवाल पूछे कि ना हद ही नहीं है। और सिर्फ वही एन और जेड की वैल्यूज पुट करते रहो, आंसर लगातार निकालते जाओ। मेरे बताने लायक कुछ भी उसके अंदर नहीं है। तो मैं किस पे फोकस ज्यादा कर रहा हूं, वो आंसर आए कैसे, उस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा हूं। सुनिएगा, आपको पसंद आएगा। सबसे पहले हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब जिस तरह से बेटा हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो ऑफ कोर्स बेटा जो बहुत ही बड़े एटम्स हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा, जो छोटे वाले एटम्स हैं मैं उनकी ही बात कर रहा हूं। जैसे सबसे पहले हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, साथ ही साथ में हीलियम की बात भी कर सकता हूं। बच्चे बोलेंगे सर हीलियम में तो 2 प्रोटॉन होते हैं, तो 2 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक काम कर जी, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, तो He प्लस बोल देता हूं। तो He प्लस जो है ना वो एक्चुअली हाइड्रोजन लाइक एटम ही हो गया। लिथियम, बच्चे बोले सर लिथियम में तो 3 प्रोटॉन होते हैं, 3 प्रोटॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिएगा तो उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आपके पास बचेगा, तो Li प्लस। बेरिलियम, बेटा बेरिलियम के पास 4 प्रोटॉन होते हैं, 4 ही बेटा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, तो बेटा इसको ऐसे Be+3 बोलते हैं। ठीक है बेटा, फिर मेरे ख्याल से बोरॉन, बेटा बोरॉन में आपके पास 5 प्रोटॉन होते हैं, 5 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, तो बेटा ऐसे आपके पास B। यहां पर मैं Z की अगर बात करूं, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अगर बात करूं, तो Z जो है हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के पास बेटा Z2, Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लिथियम के लिए 3, बेरिलियम के लिए 4, बोरॉन के लिए 5 एंड सो ऑन। आगे बड़ा कार्बन भी आ सकता है, जैसे कार्बन C+5, इसके लिए मेरे पास 6। ये सारे के सारे हाइड्रोजन लाइक एटम्स हैं। ठीक है, इनके लिए बेटा हम सारे सारी कैलकुलेशन करने वाले हैं। Z को मैं वापस से बोल दूं, इसे हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, और ये बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस के पास कितने प्रोटॉन्स हैं, और किसी भी न्यूक्लियस के पास जो चार्ज होगा ना वो Z टाइम्स E हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बेटा कैलकुलेशन पे आते हैं ना। कैलकुलेशन क्या है? लेट्स से कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो बेटा ऐसे किसी ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है, बीचों बीच बेटा आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का चार्ज है Ze, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां किसी जगह है, nth ऑर्बिट है, nth स्टेशनरी ऑर्बिट है। nth ऑर्बिट बोल दो या n-1th एक्साइटेड स्टेट बोल दो, एक ही बात है। और जो इलेक्ट्रॉन है ये जिस रेडियस में मूव कर रहे हैं, लेट्स से बेटा वो रेडियस Rn है, और इसके अंदर इस इलेक्ट्रॉन के पास जो बेटा वेलोसिटी है वो लेट्स से मेरे पास Vn है। मुझे ये Rn और Vn दोनों ही निकाल।
सबसे पहले जो इक्वेशन आएगी वो मेरे पास न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन आएगी। इस इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन सॉरी बेटा ये न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा किस फोर्स से? इसका चार्ज Ze, इसका चार्ज E अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस का स्क्वायर। इट शुड बी इक्वल टू मास इनटू अंदर की तरफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स होगा v स्क्वायर अपॉन r। एक बड़ा आर आर ऑफ कोर्स आपका कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास पहली इक्वेशन ये आ जाएगी। जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन आएगी वो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल से आएगी। वो क्या कहती है कि अगर ये nth ऑर्बिट में है तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू इसकी वेलोसिटी इनटू इसकी बेटा रेडियस शुड बी इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। अगर हम v को एलिमिनेट करेंगे तो r आ जाएगा, और अगर r को एलिमिनेट करेंगे तो ऑफकोर्स हमारा n आ जाएगा। सॉरी v को एलिमिनेट करेंगे तो हमारा r आ जाएगा। चलिए काम करते हैं, v को एलिमिनेट करते हैं। बेटा v को उठाते हैं, यहां रखते हैं, हमारे पास क्या बनता है देख लेते हैं। मेरे पास आ गया Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू Rn। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं, Rn को ऊपर ले गया, mv स्क्वायर को नीचे ले गया। अब मुझे यहां पर v लिखना है। बेटा v लिख देंगे। v को मैं क्या लिख सकता हूं? बेटा v को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं NH अपॉन 2 पाई m इंटू r। बेटा मेरे पास क्या क्या आ गया? मेरे पास आ गया Ze स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर अपॉन 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 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m n स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस। बड़े आराम से बेटा हमारा काम बन जाएगा। एक रेडियस बेटा आपके यहां पर कैंसिल, एक मास बेटा आपके पास यहां पर कैंसिल, 4 पाई से आपका 4 पाई कैंसिल, और कुछ बचा बेटा? नहीं, सब ठीक है। आर एन मुझे निकालना है। nth ऑर्बिट का जो रेडियस है उसका मेरे पास फॉर्मूला आ गया। रेडियस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन e स्क्वायर पाई अपॉन e स्क्वायर पाई m अपॉन e स्क्वायर पाई m z। ये लीजिए बेटा, nth ऑर्बिट में जो रेडियस है वो ऐसे आ गया। और रेडियस को मैंने जानबूझ के इस स्टाइल से इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो ब्रैकेट में जो टर्म्स लिखी हुई है ना, ये तो कांस्टेंट है, और जो ब्रैकेट के बाहर है ना, ये ऑफ कोर्स बड़ा वेरी कर सकती है। n इक्वल टू 1 ऑर्बिट में, 2 ऑर्बिट में, 3 ऑर्बिट में, 4 ऑर्बिट के अंदर अलग अलग रेडियस आएगी, तो बेटा n की वैल्यू वेरी करेगी तो उनका रेडियस भी ऑफ कोर्स अलग अलग आएगा। अगेन z की वैल्यू अलग अलग आएगी। हाइड्रोजन के लिए z को 1 रख देंगे, हीलियम के लिए 2 रख देंगे, लिथियम के लिए 3 रख देंगे, एंड सो ऑन। ये जो कांस्टेंट्स हैं बेटा, इनकी अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी इट विल बी 0.529 एंगस्ट्रॉम। बेटा इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0.529 एंगस्ट्रॉम आएगी, और मेरे पास रेडियस जो आएगा वो आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर अपॉन z। किसी भी nth ऑर्बिट के अंदर जो बड़ा रेडियस होगा इट विल बी लाइक सो इजी, सो इजी। हालांकि बेटा अपनी एनसीईआरटी में इस 0.529 को थोड़ा सा इजी कर रखा है, 0.5 भी लिख सकते हैं। इतना तो चलता है ना, कैसे लिखता है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये जो हमने nth ऑर्बिट में रेडियस की जो वैल्यू लिखी है, इसमें ये जो वैल्यू है, जो कांस्टेंट वाले जो वैल्यू है, अगर मैं n को 1 रख दूं और z को 1 रख दूं, मतलब हाइड्रोजन एटम के अंदर n इक्वल टू मतलब बेटा क्या, ग्राउंड स्टेट हो गया ना। हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट के अंदर हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो 0.529 एंगस्ट्रॉम है ना, 0.529 एंगस्ट्रॉम जो है, इसे हम आर नोट कहते हैं, और इसका हम एक नाम निकाल देते हैं बेटा क्या, बोर्स रेडियस। ठीक है, आपको ऐसे बेटा अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है,
आप बड़े आराम से कह सकते हो कि nth ऑर्बिट के अंदर जो रेडियस होगा उसका फॉर्मूला होगा बोर्स रेडियस इनटू n स्क्वायर बाई z, है ना। मैं बड़ा कोशिश करूंगा कि ना मैं कुछ है ना एक दो डायग्राम सबको सारी चीजें याद कर दूं ना, बट एक बार ना इतना तो याद करो कि बोर्स रेडियस होगा r नोट इंटू n स्क्वायर बाई z। ठीक है, मैं एक बार वेलोसिटी और निकाल लेता हूँ फिर आगे चलते हैं। बेटा रेडियस तुम निकाल चुके हैं, वेलोसिटी कितनी होगी, तो रेडियस का एक्सप्रेशन बेटा पुट कर दो किसी भी इक्वेशन के अंदर, या तो बेटा जो हमारी न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन थी उसमें, या बेटा एंगुलर मोमेंटम वाली इक्वेशन थी उसमें पुट कर दो, तो आर को पुट कर दो बेटा आपका वी आ जाएगा। तो nth ऑर्बिट में जो स्पीड होगी बेटा उसके पास उसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा मेरे पास nh अपॉन 2 पाई m इंटू आर, दैट इज nh अपॉन 2 पाई m। nth ऑर्बिट में जो रेडियस है ना उसका फॉर्मूला मेरे पास आ गया एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर, ऊपर बेटा आ गया ई स्क्वायर पाई m z। कुल मिलाकर बेटा मेरे पास nth ऑर्बिट में जो वेलोसिटी है उसका बेटा कुछ ना कुछ फॉर्मूला बन गया होगा। बेटा देखना क्या क्या कैंसिल हुआ, पाई से बेटा पाई कैंसिल हो गया, मास से मास कैंसिल हो गया, एक मेरे ख्याल से बेटा आपका n निपट गया, और कुछ निपटा बेटा, एक मेरे ख्याल से h भी निपट गया होगा, बाकी सब तो रह गया बेटा। तो ऊपर तो बेटा मेरे ख्याल से रह गया ई स्क्वायर, नीचे रह गया 2 एप्सिलॉन नॉट h इंटू बेटा ऑब्वियसली z बाई n। सो ब्यूटीफुल, nth ऑर्बिट के अंदर मेरे पास जो वेलोसिटी आई है वो मेरे पास ये आई। अगेन जैसे बेटा आप देख सकते हो कि ये जो सारे सारे टर्म है बेटा आपके पास एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बेटा अगर आप पुट करके देखना चाहते हो पुट करके देख सकते हो। मेरे ख्याल से बेटा इसकी वैल्यू आएगी 2.19 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड इंटू जेड बाई। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि nth ऑर्बिट में बेटा जो वेलोसिटी होगी इट विल बी v नॉट इंटू जेड बाई। आपकी बेटा जेई मेन के लेवल में है ना, मैं कहूंगा कि वैल्यूज वगैरह का इतना फर्क नहीं पड़ता, इवन एडवांस में भी बेटा उनको वैल्यूज वगैरह में इतना इंटरेस्ट नहीं होता। फिर भी अगर आप याद करना चाहते हो तो आपको दो बातें याद रखनी है। पहली ये याद रखनी है कि रेडियस जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड। ये जो रेडियस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, या फिर बेटा ऐसे बोल दूं कि nth ऑर्बिट के अंदर रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। और दूसरी बात याद रखनी कि nth ऑर्बिट में जो वेलोसिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। बस आपको बेटर तरीके से बात याद हो जाए तो मैं चलिए हल्के से डायग्राम की मैं हेल्प लेता हूं। मैं जो अब इस डायग्राम में करने वाला हूं ये मान के चलो कि बेटा इस पर जेई ने लगातार सवाल पूछ रखे, सिर्फ फॉर्म में वैल्यू पुट करो वैल्यू पुट करो वैल्यू पुट करो आंसर। बस मैं वेरिएबल में छोड़ दूंगा, बेटा जे वाले ने हो सकता है कि वेरिएबल में पूछ रखा हो सकता है कि ना बेटा वैल्यूज में पूछ रखा हो, बस इतना सा अंतर है। सुनिएगा, मेरे पास बीचों बीच बेटा एक प्रोटॉन है, मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं तो बड़ा फिक्स हो गया है कि Z की वैल्यू तो 1 है, तो एक प्रोटॉन है। सबसे नजदीक वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऐसे किसी रेडियस के अंदर घूम रहा होगा, इसे मैं एक बार के लिए n इक्वल टू 1 बोल देता हूं। फिर अगला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बेटा ऐसे किसी दूसरे रेडियस में घूम रहा होगा, मैं इसको n इक्वल टू 2 बोल देता हूं। फिर अगला जो इलेक्ट्रॉन होगा बेटा वो किसी तीसरे ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा होगा, मैं इसको n इक्वल टू 3 बोल देता हूं। फिर अगला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बेटा किसी और ऑर्बिट के अंदर घूम रहा होगा, बेटा जगह नहीं है तो मैं आज अप टू स्केल नहीं बना पा रहा, ठीक है। ये मेरे पास लेट से n इक्वल टू 4 रहा। अब ध्यान सुनना, n इक्वल टू 1 z इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 z इक्वल टू 1 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा वो जिस रेडियस में मूव कर रहा है उसकी वैल्यू बेटा सब बच्चों ने मेरे ख्याल से निकाल ली होगी, आर नोट आ रही होगी। बेटा रेडियस क्या है, बेटा मैं कर देता हूं, रेडियस nth ऑर्बिट में जो रेडियस होगी इट विल बी आर नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन से, एन को बंद रख दिया बेटा जेड को रख दिया, तो वैल्यू कितनी आ गई आर नॉट। आप बेटा ठीक है आर नॉट को 0.529 एंगस्ट्रॉम लिखना चाहो लिख सकते हो। इसी तरीके से बेटा ये जो n इक्वल टू 2 में जो पार्टिकल घूम रहा है
सॉरी इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो जिस रेडियस में घूम रहा है बेटा R2 कितना होगा, R2 होगा R0 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन Z। बेटा मेरे ख्याल से ये रेडियस आपके पास आ गई है 4 टाइम्स ऑफ R। इसी तरीके से बेटा आपका जो इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 में घूम रहा है, ये जिस रेडियस में घूम रहा है मैं इसको R3 बोल देता हूं। बेटा ये R3 निकालना कितना आसान है, R3 विल बी R0 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन Z। Z तो बेटा 1 है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हो ना, मेरे पास ऑफ कोर्स दिस कम्स आउट टू बी 9 टाइम्स ऑफ R0। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन बेटा आपके पास इस तरीके से n इक्वल टू 4 में घूम रहा है, ये जिस रेडियस में घूम रहा है बेटा दिस इज R4। बेटा इसके लिए R0 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन Z, आई थिंक बेटा दिस कम्स आउट टू बी 16 R0। आई रियली होप बेटा तुम रेडियस का रेशियो तुम समझ गए होंगे, पहले ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में, बेटा पहले ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में, तीसरे ऑर्बिट में, चौथे ऑर्बिट में, इवन पांचवें ऑर्बिट के अंदर जो रेडियस होगा उसका रेशियो 1:4:9:16:25 होगा। ये मत बोलना कि सर कोई थ्योरी बता रहे हैं, मत मान के चलो कि मैंने कोई 20 सवाल के आंसर बता दिया आपको यहाँ पे ना, और तुम सोच रहे हो कि सर आपने क्या बता दिया, खुद ही कर लेता। सही बात है बेटा, तुम खुद भी कर लेते। मैं बस वो सवाल ऐसे एनटी की भाषा में लिख के नहीं आ रहा, बट बेटा ये वाले सवाल पूछ रखे हैं कि n इक्वल टू 1 में रेडियस इतना है, बताओ n इक्वल टू 4 में कितना है, या 4 में इतना तो बताओ 2 में कितना है, ऐसे सवाल पूछ रखे उन्होंने यार। कूल। रेडियस का काम तो मेरे बच्चों को सेट हो गया कि सर मैं समझ गया। वेलोसिटी की बात और करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी में मेरे बच्चों का एक्सप्रेशन पता है, v इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू बेटा वॉट, आई थिंक बेटा z बाई एन था, चेक कर लो बेटा। v इज इक्वल्स टू वी नॉट z बाई एन, z तो बड़ा फिक्स ही है 1, है ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन, ये बड़ा जो इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 पर घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, इसकी वेलोसिटी तो वी नॉट ही होगी, वी नॉट इंटू 1/1। z तो 1 हाइड्रोजन एटम बेटा, ठीक है, n इक्वल टू 1 है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 में घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वी नॉट, z तो बेटा 1 ही है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, n इक्वल टू 2, बेटा इसकी वेलोसिटी विल बी ऑफ कोर्स बेटा वी नॉट बाई 2। ये जो n इक्वल टू 3 में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसके पास बेटा वेलोसिटी कितनी होगी, बेटा इसके पास वेलोसिटी v3 मान ली है। जैसा कि आप देख सकते हो n को अगर मैं 3 रखूंगा, बेटा वेलोसिटी आएगी v नॉट बाई 3। ये जो n इक्वल टू 4 पर बेटा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसके पास बेटा वेलोसिटी कितनी होगी, बेटा इसके पास वेलोसिटी होगी ऑफ कोर्स बेटा v नॉट बाई 4। बेटा z को कितना कूल। तो एक एटम फिक्स कर दिया और n इक्वल टू 1 2 3 4 5 पर रेडियस क्या होंगे और वेलोसिटी क्या होंगी, इस पर बेइंतहा सवाल बेटा जेईएन में आ रखे हैं, और सारे सवाल बेटा आपके पास यही है जो मैंने लिख रखा है। और मेरे बच्चों तो याद भी हो गया होगा कि सर वेलोसिटी पहले में वी नॉट, दूसरे में वी नॉट बाई 2, तीसरे में वी नॉट बाई 3, चौथे में वी नॉट बाई 4 एंड सो ऑन। तो किसी ने अगर मुझसे ये पूछ लिया कि आप तो v1 v2 v3 v4 v5 का रेशियो बताओ, बिल्कुल बता देंगे। 1:2 is to 1/3 is to 1/4 is to 1 by, ये बड़ा इसका रेशियो, समझ गए, इजी। ये पूरा पूरा बड़ा सवाल है, मैंने इस पेज के ऊपर कम से कम कोई है ना पिछले 7 साल के कोई 10-20 सवाल मैंने यहीं सॉल्व कर दी है ना, और मेरे बच्चों ने अपनी बात याद करा दी। अब एक सवाल और बन सकता है, दूसरा क्या बन सकता है कि कंपेयर कर ले अलग अलग एटम को। तो उस केस में बच्चा बोलेगा सर कोई दिक्कत नहीं, आप सर रिलैक्स रहो, एन के साथ कैसे मैनेज करना मैं सीख गया, अलग अलग एटम होंगे तो जेड के साथ मैनेज करना होगा, तो मैं सीख जाऊंगा। बिल्कुल सही बात है, बट चलिए मैं बेटा आपको एक बार कंपेयर करके और दिखाया था। अगेन बेटा मैं कुछ कुछ कंपैरिजन कर रहा हूं ना, यहां पर मैंने एक बार के लिए बेटा लेट से मैं 3 अलग अलग केस ले लेता हूं। अगेन ये मान के चलना कि बेटा मैं आपको ना कोई अगेन लगभग लगभग कोई 10 के आसपास सवाल बेटा मैं अगेन इसी पेज पे करा रहा हूं। ये हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, जेड बेटा आपके पास 1 है। ये He प्लस की बात हो रही है, यहां पर आपके पास Z इक्वल टू 2 है। ये Li प्लस 2 की बात हो रही है, यहां पर Z की वैल्यू 3 है, और आगे वाले भी हो सकते हैं, लेकिन ठीक है बेटा मैं तो इन्हीं से बता दूं क्या करना चाहिए। हमारे पास बीचों बीच बेटा मेरे पास न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर, और इलेक्ट्रॉन जो ना वो ऐसे ग्राउंड स्टेट में मूव कर रहा है, n इक्वल टू 1 में मूव कर रहा है। इसी तरीके से बेटा इसमें
बीचों बीच बड़ा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास बड़ा चार्ज 2e है और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे ग्राउंड स्टेट में मूव कर रहा है। ये मेरे पास बड़ा तीसरा केस है, इसमें आपके पास बीचों बीच बड़ा न्यूक्लियस है, चार्ज बड़ा 3e है, ऐसे किसी रेडियस के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये किसी न किसी रेडियस में ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, ये रेडियस कितना होगा बेटा, ये रेडियस कितना होगा, फॉर्मूला मुझे पता है, r इज इक्वल्स टू आर नोट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। एन कितना बेटा 1, सबके ग्राउंड स्टेट को कंपेयर कर रहा हूं, सबके ग्राउंड स्टेट को ही कंपेयर कर रहा हूं, एन को 1, ये तो हाइड्रोजन जेड भी 1, तो दिस आर विल बी ऑफ कोर्स आर नोट। इसका रेडियस क्या होगा बेटा, इसका रेडियस होगा r इज इक्वल्स टू आर नोट, एन बेटा 1 है, जेड बेटा 2 है, आई थिंक दिस इज आर नोट बाई 2। ठीक है, इसका रेडियस क्या होगा, r इज इक्वल्स टू आर नोट बेटा 1 का स्क्वायर अपॉन बेटा जेड, जेड कितना बेटा 3, इसका रेडियस बेटा कितना होगा आर नोट बाई 3। तो इसका ग्राउंड स्टेट, इसका ग्राउंड स्टेट, इसका ग्राउंड स्टेट, तीनों के जो ग्राउंड स्टेट है उसके जो ऑर्बिट का जो रेडियस होगा, इसका रेडियस आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, इसका आएगा 0.529 बाई 2 एंगस्ट्रॉम, इसका आएगा 0.529 अपॉन 3 एंगस्ट्रॉम एंड सो। अगेन मैडम ने खूब सारे सवाल कर दी, एक तरह का सवाल और बन जाएगा, बच्चा बोलेगा सर सवाल में ये भी पूछ सकते हैं कि इसका ग्राउंड स्टेट और लिथियम का n इक्वल टू 4 का रेडियस का जो ऑर्बिट है, दोनों की रेडियस का रेशियो बताओ, तो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एन और जेड की वैल्यू देंगे, इसमें एन और जेड की वैल्यू देंगे, आंसर आ जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल पूछ सकते हैं। वेलोसिटी और डिस्कस कर लेते हैं। वेलोसिटी बेटा, वेलोसिटी में याद है v इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू बेटा व्हाट, जेड बाई, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा उसके पास बेटा वेलोसिटी कितनी है बेटा, जेड भी 1 वी भी 1, इसके पास बेटा वेलोसिटी होगी वी नॉट। मैं वी नॉट बोल रहा हूं, अगर सवाल न्यूमेरिकल है तो मेरा बच्चा बोलेगा सर 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास बेटा कितनी वेलोसिटी होगी, इसके पास बेटा वेलोसिटी होगी बेटा, बोलना कितनी, वी नॉट, जेड कितना है 2, एन थोड़ा 1 ही है, तो ऑफ कोर्स बेटा दिस वेलोसिटी विल बी 2 वी नॉट। इसके पास बेटा कितनी वेलोसिटी होगी, वी नॉट इंटू जेड बाई एन, इसकी बेटा वेलोसिटी होगी ऑफ कोर्स बेटा कितनी, 3 वी नॉट। और तो और किसी ने कल को काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा तो 1:4:9 बोल देंगे, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड का स्क्वायर। इजंट इट कूल? मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। इवन मेरे बच्चों से ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि इसका n इक्वल टू 2 और उसका n इक्वल टू 5, दोनों में स्पीड का रेशियो बताओ, बड़ा फॉर्मूला लगा देना, v इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू जेड बाई एन, बस एक बार उसके लिए एक बार इसके लिए, सटाक से बड़ा लगाया, फटाक से आपके सारे सारे आंसर लगातार आते ही चले जाए। बेटा सारी बात समझ में आ गई, मैंने आराम से इत्मीनान से बेटा आपको सारी के सारी बेटा वेलोसिटी रेडियस अच्छे से आपको सिखा दी। जो बच्चा बेटा बहुत ही अच्छा हो, मैं सब बच्चों को लिए वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, जो बच्चा बहुत ही प्यारा हो, बढ़िया हो, और जिसे लगता हो कि सर मुझे ना थोड़ा सा और खेलना पसंद है, तो मैं उसे छोटा सा काम और दे, है ना। मैंने nth ऑर्बिट में वेलोसिटी निकाल दी, मैंने nth ऑर्बिट के अंदर रेडियस निकाल दिया। अगर आप में से कोई बहुत ही प्यारे बच्चे हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं कि nth ऑर्बिट के अंदर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ऑफ कोर्स एंगुलर वेलोसिटी होगी वेलोसिटी अपॉन रेडियस। एक्सप्रेशन से भी निकाल लेता ना और वैल्यू से भी निकाल देना, ठीक है। nth ऑर्बिट के अंदर टाइम पीरियड कितना होगा बेटा, ऑफ कोर्स टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाय ओमेगा। nth ऑर्बिट के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स होती है ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ये सारे काम भी आप बेटा कर सकते हैं, ठीक। तो उसके भी कोई एक्सप्रेशन याद करना चाहे याद रख सकते हैं, नहीं बेटा ठीक है, ना भी याद रखो तो भी कोई खास बेटा फर्क नहीं पड़ता, है ना। हालांकि बेटा ओमेगा अगर मान लो पूछेंगे भी ना तो ना कांस्टेंट वाली वैल्यू तो याद ही नहीं करनी, सिर्फ जेड और एन तो याद करना है। बच्चा बोलते हैं सर वी तो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन है, और जो आर एन है वो एन स्क्वायर बाई जेड है। तो कोई बच्चा कहना चाहता कैसे तो सर ओमेगा इज बेसिकली nth ऑर्बिट में वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट इंटू 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 जेड बाई एन, बेटा रेडियस कितना है आर नॉट इंटू बेटा व्हाट एन स्क्वायर बाई जेड, तो ओमेगा आ जाएगा बेटा वी नॉट अपॉन आर नॉट इंटू व्हाट जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यू। तो मान लो अगेन कोई अलग अलग ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एंगुलर वेलोसिटी और कंपेयर करना चाहिए बेटा, कंपेयर कर सकता है। ऑफ कोर्स जो वी नॉट अपॉन आर नॉट है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा,
सिर्फ और सिर्फ जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब से हम किसी भी दो ऑर्बिट के या किसी भी दो अलग अलग एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका ओमेगा कंपेयर कर सकते हैं। और अगर ओमेगा कंपेयर हो गया तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी सब कुछ कंपेयर कर सकते हैं। इस तरह के सवाल एडवांस्ड के अंदर बड़ा पूछ रखे हैं, है ना। लेकिन तुम समझ गया ना कि जेई मेन भी अगर पूछता तो तुम कर सकते हो भाई। जब तुम वी आर निकाल सकते हो, जब तुम आर निकाल सकते हो, तो ओमेगा निकालने में बड़ा कौन से अपने हाथों की मेहंदी उतर जाएगी, वो भी हो जाएगा। और अगर ओमेगा आ गया तो कोई टाइम पीरियड पूछेगा तो वो भी निकाल देंगे। टाइम पीरियड में ऑफकोर्स एन क्यू ऊपर आ जाएगा, जेड स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये तो फर्क पड़ जाएगा। फ्रीक्वेंसी में तो बड़ा सिर्फ और सिर्फ 2 पाई से डिवाइड करना होगा, एक्सप्रेशन रहेगा तो ऐसा ही ना, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यू भी रहेगा। समझो इस बात को। तो बिल्कुल आसान आसान चीजें, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा, क्योंकि बेटा ठीक है क्लास में हर तरह के बच्चे हैं, कई बच्चे बेटा ऑफकोर्स आगे जाना नहीं चाहते कि सर आप तो जितना जेई में ना वहीं पे बताओ। अगर मुझे मान लो सारा ही पढ़ना होता तो सर मैं पूरे बड़े वाले लेक्चर देखता ना। तो मैं उस बच्चे के कारण रुक गया हूँ यहाँ। लेकिन जिस बच्चे का सीरियसली बड़ा ठीक है, उसको इंटरेस्ट हो, वहां के सारे काम कर सकते हैं। बिल्कुल करें, जरूर करें, किसी बच्चे के पास टाइम हो और दिमाग हो, करो। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, ये बेटा एक 2021 का सवाल है। थोड़ा सा ठीक है, कई बच्चों को टफ लग सकता है। मैं हालांकि ये कहूंगा कि ये वाला सवाल में तो इसने बेटा टफ पूछा ही नहीं है एक्चुअली। अगर इससे भी टफ सवाल पूछा जा सकता था, अगर ये रेडियस वगैरह हमें खुद निकालनी होती तो। सवाल में क्या है, बोर्स एटॉमिक मॉडल है, इलेक्ट्रॉन इज अज्यूम टू रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम। अच्छी बात है बेटा, रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, तो कैलकुलेशन तो ऑफकोर्स थोड़ी आसान तो कर ही दिया। रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम है। इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छी बात है बेटा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी मुझे दे रखी है। एंड इंटरेस्टिंगली बेटा इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो भी 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड दे रखी है। तो वैल्यूज ऑफ कोर्स जो एक्चुअल वैल्यूज हैं उसके मुकाबले थोड़ी सी कंफर्टेबल वैल्यूज मुझे दे रखी है। देन द करंट एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के कारण कितना करंट आएगा मुझसे पूछा है। दो जरा सोचो कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मूव करेगा तो ऑफ कोर्स बट आपके पास करंट जो होगा ना वो ऐसे आएगा। और करंट कितना आएगा, समझदार बच्चे बोलना चाहिए कि सर कितना चार्ज पास हो रहा है अपॉन टाइम। समझदार बच्चे बोलना चाहिए ई चार्ज पास होगा हर एक टाइम पीरियड में। ई चार्ज पास होगा प्रत्येक टाइम पीरियड में। एक टाइम पीरियड में यही ई वाला चार्ज हर पॉइंट को क्रॉस करेगा करेगा। और टाइम पीरियड बेटा आप बड़े आराम से लिख सकते हैं 2 πr/v। और मजे की बात है कि ये आर और वी है ना, हमें निकालने नहीं है, सवाल में दे रखे। अदरवाइज ये वाला सवाल थोड़ा और अच्छा हो सकता था ना, कि वो आर और वी भी हमें निकालने पड़ते। इस चैप्टर में आर और वी निकालना तो सीखा अपन लोगों ने। और मजे की बात है कि सवाल में आर और वी सवाल में दे रखे हैं, इसलिए बेटा ऑफकोर्स नहीं उतना भारी काम है। तो मुझसे बेटा करंट की वैल्यू पूछिए, अभी निकालते हैं। करंट कितना होगा, ई है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वी कितना बेटा, वी है मेरे ख्याल से 2.2 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 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 2 पाई। बेटा पाई शायद 22/7 बोल रखा है ना, लिखा बेटा 22/7। और रेडियस बेटा, रेडियस मेरे ख्याल से 0.5 इंटू 10⁻⁻10। मेरे ख्याल से काफी हद तक काम बन चुका है हमारा, है ना। देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। सो बेटा 22/7, ये 22 से बेटा ये कैंसिल, बेटा मेरे पास ये 10 बच गया, है ना। इस 10 और बेटा ये जो ये हो गया 10⁻⁻9। 10⁻⁻9 बेटा यहाँ गया तो 10⁻⁻10। 10⁻⁻10 और ये 10⁻⁻4 बच गया। ठीक है, और कुछ बेटा मैनेज होने वाला, आई थिंक बेटा 2 और 0.5 बेटा मेरे ख्याल से 1 आ गया होगा, है ना। और बेटा मेरे ख्याल से करंट की बेटा वैल्यू आ गई, आई थिंक बेटा कितनी, 1.6 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर। ये बड़ा मेरे पास करंट की वैल्यू है। बड़ा मेरे पास करंट की वैल्यू है बेटा 16 इंटू 7, आई थिंक बेटा कितनी, 11.2 बेटा, 11.2 इंटू 10⁻⁻4 बेटा -4 एम। ठीक,
इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मुझे बेटा मिली एम्पियर में लिखना है, तो क्या लिखूं बेटा मिली एम्पियर में लिखने के लिए, बेटा मिली एम्पियर में लिखने 0.112 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है बेटा, मेरे पास ये आ गया 0.112 मिली एम्पियर, क्योंकि बेटा सवाल में जो ना मुझे मिली एम्पियर में आंसर निकालना है। तो ये जो 0.112 है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 11.2 इंटू 10⁻⁻², है ना बेटा, इन मिलियन। ये बेटा मेरे पास आंसर आना चाहिए। तो दिस शुड बी बेटा व्हाट 11.2। अगर बेटा इंटीजर होगा तो ऑफ कोर्स बेटा अपना आंसर तो 11 कर देंगे, ठीक है ना। ओ सॉरी बेटा 11.2 बेटा, मेरे ख्याल से 112 आएगा ना, एक इंटीजर ही आएगा, आप इससे करने दो। 11.2 इंटू 10⁻⁻⁴ क्या ले सकता हूँ 11 पॉइंट सॉरी मैंने यहाँ पर गलती कर दी बेटा, 1.12 इंटू 10⁻³ एम्पियर, या फिर 1.12 मिली एम्पियर। ये जो बड़ा 1.12 है ना, इसको बड़ा मुझे यहाँ फिट करना है, बाकी मिली एम्पियर तो वैसा क्या वैसा है। अब 1.12 इज बेसिकली 112 इंटू 10⁻², ये 10⁻², तो ये हो गया, ये बड़ा मेरे पास 1, तो सॉरी बेटा वो 112 है ना, सॉरी। आगे चलते हैं बेटा, जैसे हम लोगों ने nth ऑर्बिट के अंदर रेडियस निकाली, स्पीड निकाली, वैसे बेटा अपन लोग अब एनर्जी में निकालते हैं। आप बोलोगे सर निकाल लूंगा मैं खुद ही, आप निकाल लोगे, क्योंकि आपको भरोसा है कि भाई एनर्जी में दो चीज तो हो सकती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक में वी आएगा, वी मेरे सर ने निकालना सिखा रखा है। पोटेंशियल में आर आएगा, आर अगेन सर ने निकालना सिखा रखा है। ये जेड ई बेटा न्यूक्लियस है, ये मेरे पास nth ऑर्बिट है। यहां पर बेटा कोई m मास का इलेक्ट्रॉन है, जो यहां से आर एन डिस्टेंस की दूरी पर है, और इसके पास बेटा कोई ना कोई स्पीड है v है। कूल। अब मैं आपसे पूछूं कि इस m मास के पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है। जो इस m मास के पास काइनेटिक एनर्जी है बेटा, वही एटम के पास काइनेटिक एनर्जी है। न्यूक्लियस तो हम फिक्स मान के चल रहे हैं, उसके अराउंड बेटा हमारा इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है। मेरे बच्चे बोलेंगे सर काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू बेटा ऑफ कोर्स स्पीड का स्क्वायर। बेटा हाफ ठीक है, m ठीक है, बेटा स्पीड का स्क्वायर, बेटा स्पीड का स्क्वायर, बेटा स्पीड का एक्सप्रेशन जरा देखना बेटा क्या आया था। बेटा स्पीड का एक्सप्रेशन आता ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच, ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच इंटू जेड बाई बेटा पूरे का स्क्वायर। ये लीजिए बेटा, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितने प्यार से बड़ा एक्सप्रेशन आ गया बेटा, बोलना क्या एक्सप्रेशन आ गया, m e⁻⁴ अपॉन बेटा 4 4 दूनी 8, 8 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है। अगेन बेटा आपने नोटिस किया होगा कि जो चीजें कांस्टेंट है ना, वो बेटा मैंने यहां लिख दी, और जो वेरिएबल है बेटा मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, मेरे पास ये जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अगर बेटा आप है ना रखोगे, तो बेटा मेरे ख्याल से इस पूरे को अगर आप सोल्व करोगे, तो ये लगभग लगभग 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास आएगा। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आएगी 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहां पर बेटा अगेन आप याद रखना चाहो, याद रख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। हालांकि बेटा ये वाली बात मैंने पहले से बता दी, क्योंकि स्पीड जो थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन थी, तो काइनेटिक एनर्जी बेटा ऑफ कोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होगी, और क्या होगी, बस ये वाली वैल्यू अपन ने एक्स्ट्रा याद कर ली। काइनेटिक एनर्जी इज 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इनटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। बच्चा बोलेगा सर वो तो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो हो गई, सर आप पोटेंशियल एनर्जी भी बताओ। बेटा बिल्कुल बताता हूं। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी, तो आप बोलोगे सर पोटेंशियल एनर्जी तो यहां पर ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। एक चार्ज यहां, एक चार्ज यहां, एक चार्ज है बेटा जेड ई, एक चार्ज है माइनस ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बेटा ऑफ कोर्स आर। आर एन मतलब बेटा ऑफ कोर्स इस nth ऑर्बिट का रेडियस। जैसे बेटा आप इसको पुट करोगे, आपके पास बेटा जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा m e⁻⁴ अपॉन बेटा 4 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इनटू जेड स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ऑफ कोर्स बेटा माइनस साइन के साथ। एक्सप्रेशन को देखकर बेटा मोस्टली बच्चों को आइडिया लग गया होगा इस बात का कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव तो है ही है,
साथ ही साथ वो हमारी एक तरीके से बेटा काइनेटिक एनर्जी की डबल भी है, क्योंकि इसमें 1/8 आ रहा है बेटा, उसमें 1/4 आ रहा है। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई बेटा 13.6 को डबल करना, आई थिंक -27.2 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये मेरे पास प्यारे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बड़ा पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। ये जानबूझ के याद कर रहा हूं, जिससे बेटा एक भी अगर फॉर्मूला अगर याद हो गया तो बाकी सारे आप उसके अंदर रिलेट कर ही लोगे। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि टोटल एनर्जी कितनी है, अगर बेटा किसी ने मेरे से पूछा कि टोटल एनर्जी कितनी है, तो आप कह सकते हो टोटल एनर्जी होगा ऑफकोर्स इसका और इसका सम। बाकी सब तो बड़ा सी ठीक है, यहां पर बेटा -1/4 है, बेटा यहाँ पर 1/8 है, तो दोनों को सम करूंगा तो -1/8 बच जाएगा। तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बेटा दोनों को ऐड करोगे तो मेरे ख्याल से बेटा आंसर आ जाएगा -me⁴ अपॉन 8 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू मेरे प्यारे बच्चों जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये मेरे पास बेसिकली बेटा टोटल एनर्जी आ गई किसी भी nth ऑर्बिट के अंदर। अगेन ये वाला जो वैल्यू है ना बेटा me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर, इसकी वैल्यू बेटा हमने याद कर रखी है 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो किसी भी nth ऑर्बिट के अंदर आपके पास जो एनर्जी होगी उसकी वैल्यू होगी -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू मेरे प्यारे बच्चों जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव टू रिमेंबर, बेटा ये याद रखना है। अच्छा मैं एक बात और याद करा दूं, है ना, nth ऑर्बिट के अंदर एनर्जी मेरे पास आ गई है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, अच्छी बात है। ये जो nth ऑर्बिट के अंदर एनर्जी है ये बेसिकली हमारे काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, बस माइनस साइन वो लगा दिया। तो बड़े आराम से ऐसा कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी जो ना है बेटा, तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी थी ना nth ऑर्बिट के अंदर, वो बेसिकली एक माइनस साइन और लगा दो, है ना, माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, और हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी बेटा वो हमारे पास जो टोटल एनर्जी ना उसका 2 टाइम्स है, क्योंकि बेटा वहां पर 27.2 था या -13.6। तो ऐसे करके आप बेटा सारे सारे फॉर्मूले याद रख सकते हो। कोई भी अगर एक भी अगर फॉर्मूला याद हो गया तो सारे फॉर्मूले बड़े आराम से हमारे मैनेज हो जाएंगे। एक छोटी सी बात, अगर कहीं पर कोई बाइंडिंग एनर्जी शब्द यूज कर रखा हो तो कुछ नहीं करना बेटा, बाइंडिंग एनर्जी जो है वो हमारी टोटल एनर्जी जो थी ना, हमारी जो टोटल एनर्जी उसका मोड है। तो बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली +13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू मेरे प्यारे बच्चों जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है। तो टोटल एनर्जी में बेटा कोई खास ऐसे टेंशन अपन को लेनी नहीं है, बट हमारे पास बड़े आराम से अपन ऐसा कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी विल बी लाइक दिस। चलिए बेटा, हाइड्रोजन एटम के अंदर पर कुछ ना कुछ एनर्जीज निकालते हैं। हालांकि समझदार बच्चों को बोलना चाहिए कि मैं खुद ही निकाल लूंगा, सर कुछ भी तो नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी, मेरा आंसर आ जाएगा। ये मेरे पास हाइड्रोजन एटम है बेटा, बीचों बीच प्रोटॉन है। ये मेरे पास n=1 है बेटा, मेरे पास ये n=2 है, ये n=3 वाला ऑर्बिट है बेटा, ये n=4 वाला ऑर्बिट है, ये n=5 वाला ऑर्बिट है, ये बेटा मेरे पास n=6 वाला ऑर्बिट है, एंड सो ऑन। इनके रेडियस और स्पीड्स तो हम पहले से याद कर चुके हैं, अब हम एनर्जीज और याद कर लेते हैं। बेटा एनर्जीज को ना अपन डायग्राम में ऐसे भी दिखा सकते हैं ना, एनर्जी के अलग अलग लेवल्स। वैसे बेटा एक्चुअल तो डायग्राम वही है, लेकिन ऐसे एनर्जी लेवल दिखाने के लिए इस तरह का डायग्राम भी यूज करते हैं। तो ये मेरे पास n=1, ये n=2, ये n=3, ये n=4, ये n=5 बेटा, ये n=6। और ऐसे चलो एक मैं एक लेवल और बनाया था, लेट से बेटा बहुत बहुत दूर है ना, ये मेरे पास लेट से n टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी। चलो अपन अलग अलग है ना ऑर्बिट्स में एनर्जी निकालते हैं। n=1 में अगर मुझे एनर्जी निकालनी, बच्चा बोलेगा सर वेरी सिंपल, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, तो जेड तो बेटा 1, एन बेटा 1, आई थिंक एनर्जी कम्स आउट टू बी -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये जो हमारा n=1 है बेटा, यहां पर आपके पास जो एनर्जी आएगी वो बेटा मेरे पास -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट आएगी। यहां पे दिखा देता हूं बेटा, ये जो एनर्जी है ये आपके पास -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट है। हो सकती है तो बेटा सारी वैल्यूज याद रख लेना, एटलीस्ट n=6 तक जो वैल्यूज है ना वो याद रख लेना, काम आएंगे, है ना, काम आएंगे बेटा, तभी याद करा रहा हूँ। ना याद हो तो बेटा ऑफकोर्स डिवाइड तो करना है, कौन सा बड़ा काम है, लेकिन डिवाइड करने में जो ऑफकोर्स बेटा आपके 20 सेकंड जो लगेंगे वो बच जाएंगे याद करोगे तो।
चलिए बेटा n इक्वल टू 2 जो हमारा एक तरीके से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसमें कितनी एनर्जी होगी, n इक्वल टू 2 में जो एनर्जी होगी दैट विल बी -13.6 इंटू बेटा जेड स्क्वायर अपॉन मेरे प्यारे बच्चों n का स्क्वायर। आई थिंक बेटा दैट कम्स आउट विथ 13.6 डिवाइड बाई 4। आई थिंक बेटा मेरे पास ये -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट आ जाएगा। तो n इक्वल टू 2 में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके पास जो एनर्जी होगी बेटा मैं उसे एक बार के लिए E2 बोल दूं, इसकी वैल्यू होगी -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उसके पास बेटा एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। बेटा ये तो ऐसे एनर्जी लेवल ऐसे दिखाने के लिए ऐसे ना, बाकी बेटा ऑर्बिट तो ऑफकोर्स ऐसे ही है। ऐसे ही बेटा आपका जो n इक्वल टू 3 में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके पास जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी बेटा, उसके पास एनर्जी होगी -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। आई थिंक बेटा दैट कम्स आउट में -13.6 अपॉन 9। बेटा मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास है। ठीक है बेटा, तो n इक्वल टू 3 में जो आपके पास एनर्जी आएगी बेटा इट विल बी -1.51 इलेक्ट्रो। बेटा आप साथ साथ में डिवाइड करते रहना, ठीक है। n इक्वल टू 4 में बेटा एनर्जी कितनी आएगी बेटा, n इक्वल टू 4 में हाइड्रोजन एटम में जो आपके पास एनर्जी आएगी वो आएगी -13.6 इंटू बेटा 1 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, दैट इज -13.6 अपॉन 16। बेटा मेरे ख्याल से -0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट आ जाएगी। मैं भी एक बार बेटा कैलकुलेट कर लेता हूँ। हाँ बेटा कितना 13.6 डिवाइडेड बाई 16। हाँ बेटा बिल्कुल एग्जैक्टली 0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी आ रही है। तो n इक्वल टू 4 मतलब जो थर्ड एक्साइटेड स्टेट है यहां पर आपके पास जो एनर्जी आएगी बेटा -0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट आ रही है। n इक्वल टू 5 में बेटा जो हमारा एक तरीके से फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है वहां पर एनर्जी कितनी आएगी -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन बेटा ऑफकोर्स 5 का स्क्वायर, दैट इज -13.6 अपॉन 25। बेटा एक बार कैलकुलेट करना 13.6 डिवाइडेड बाई 25 बेटा मेरे ख्याल से 0.54 दैट इज -0.54 इलेक्ट्रोवोल्ट। बेटा वैसे मुझे याद रहते हैं मतलब बेटा ठीक है, साथ साथ में बेटा कैलकुलेट इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अश्योरेंस चाह रहा था इसलिए, ठीक है। बाकी बेटा मैंने वैसे याद कर रखी है, मैंने n इक्वल टू 7 तक की वैल्यूज याद कर रखी है। इसी तरीके से बेटा n इक्वल टू 6 में अगर मुझे एनर्जी चाहिए मैं क्या करूंगा बेटा, अरे मैं लिख तो दूं डायग्राम के अंदर बेटा, n इक्वल टू 5 में। हाँ बेटा n इक्वल टू 5 जो था वहां पर एनर्जी कितनी आई -0.54। इसी तरह से बेटा 6 में कितनी आएगी बेटा, मेरे ख्याल से इसका उल्टा आएगी शायद, देखते हैं कितनी होती है। एनर्जी एट 6 बेटा कितनी आएगी -13.6 अपॉन बेटा 6 का स्क्वायर, दैट इज -13.6 अपॉन 36। बेटा मैं कर लेता हूँ 13.6 डिवाइडेड बाई 36। बेटा मेरे ख्याल से 13.6, हाँ बेटा 13.6 डिवाइड बाई 36 बेटा मेरे ख्याल से 0.37 आ रही है शायद ना। 0 पॉइंट सॉरी बेटा नेगेटिव आएगी -0.37। ये बेटा मेरे पास एनर्जीज आ गई है। और भी बेटा अगर आपको एनर्जीज अगर चाहिए तो बेटा हम बड़े आराम से औरों की भी एनर्जीज निकाल सकते हैं। n इक्वल टू 3 की बेटा कितनी एनर्जी -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट, n इक्वल टू बेटा 4 की कितनी 0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट, बेटा इसकी बेटा कितनी -0.54 इलेक्ट्रोवोल्ट, n इक्वल टू बेटा 6 की बेटा कितनी -0.37 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये हमारे पास बेटा बड़े आराम से अपने एनर्जीज निकाल, ठीक है ना। n टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी पे बेटा ऑफ कोर्स यहाँ पर एनर्जी विल बी टेंडिंग टुवर्ड 0 -13.6 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर। ये बेटा अगर वैल्यूज अपन याद रख लेंगे तो अपना काफी सारा काम तो ऐसे ही बन जाएगा। ये मत सोचना कि सर ने सिर्फ और सिर्फ आपको एनर्जी की वैल्यूज ही सिखाई है। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि सर काइनेटिक एनर्जी बताओ तो जहां जहां बेटा माइनस लगा उसको हटा के बेटा जो वैल्यू पॉजिटिव वाली बचेगी वो आपकी काइनेटिक एनर्जी। अगर आप मुझसे पोटेंशियल एनर्जी पूछोगे तो अगेन बेटा जहां जहां बेटा आपने वैल्यूज लिखी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास आ जाएगी ऑफ कोर्स हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसे बेटा हम बड़े आराम से हाइड्रोजन एटम के लिए इस तरह से अलग अलग ऑर्बिट्स में सारी एनर्जीज याद कर सकते हैं।
एक छोटा सा काम बेटा तुम कर लेना, है ना, खुद के लिए बेटा एक काम कर लेना, सेल्फ, बेटा आपके लिए एक छोटा सा काम छोड़ देता हूं, एक छोटा सा काम और कर लेना, ये सारा का सारा काम आप ना वापस करो He+ के हीलियम प्लस आयन के लिए, बट अगेन n इक्वल टू 1 में, 2 में, 3 में, 4 में कितनी कितनी एनर्जी होगी, सारी कैलकुलेशन वापस से करो। समझदार बच्चों को पता है कि सर एक ही फर्क पड़ेगा कि हीलियम के अंदर Z की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर ऑफकोर्स 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर आपके पास ऑफकोर्स बड़ा ऊपर 2 आएगा, तो अगेन 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो सारी वैल्यूज बड़ा आप नोटिस करना, ये 4 4 से सारे सारे वैल्यूज आपकी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन सॉरी हीलियम के लिए बेटा ये वाली कैलकुलेशन आप एक बार खुद जरूर कर लेना। ठीक है, इसी पेज के आगे बेटा वो पेज अपना खुद बना लेना, हीलियम के लिए n इक्वल टू 1 2 3 4, उसमें सारे सारे वैल्यूज लिखना। हीलियम वाली वैल्यूज को याद रखने की ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है, हीलियम पे सवाल पूछ सकते हैं लेकिन वैल्यूज नहीं याद करनी, वैल्यूज सिर्फ किसके लिए याद करनी है, हाइड्रोजन के लिए याद करनी, बाकी के लिए बेटा वैल्यू याद नहीं करनी। ठीक है, चलिए बेटा मेरे ख्याल से अपन अब अगली क्लास में मिलते हैं, एंड सारा का सारा बेटा है ना, मैंने आपको खूब सारी बातें याद करा दी, एंड सारी बातें मैंने आपको याद कराई वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलकुलेशंस में थोड़ा सा बचाव करने के लिए मैंने वैल्यूज याद कराई है। मैं पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाते वक्त इस बात को बहुत गहराई से ध्यान रखता हूं कि मेरे बच्चों को अगर मैं कहीं कहीं अगर कैलकुलेशन में अगर हेल्प कर सकूं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो इसलिए तुम इस बात को नोटिस करोगे, खासतौर से सवाल करते वक्त नोटिस करोगे कि यार मेरे सर ने मेरे को बहुत सारी बातें याद करा दी, इस चक्कर में मेरे से कई सवाल कैलकुलेशन में आसान हो रहे हैं एज कंपेयर टू अदर पीपल, है ना। तो तुम्हें इस बात का एहसास सवाल करते करते होगा कि यार मेरे सर ने मेरे को याद करा रखा था, इसमें थोड़ा सा फास्टर कर पा रहा हूँ। तो बच्चे बोलते हैं कि सर नहीं, मेरे को नहीं याद करना, मैं सर कॉन्सेप्ट पर भरोसा रखता हूँ और सर मैं खुद ही बेसिक से सारे सारे सवाल करना चाहता हूँ। बड़ा बिल्कुल कर सकते हो, मैं कोई चीज अगर याद कर रहा हूँ तो इसलिए बेटा मैंने इतने सारे सवाल कर रखे हैं, इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे हल्का फुल्का एक पैटर्न नजर आना स्टार्ट हो गया। तो उस पैटर्न नजर आने से मेरे को लग गया कि यार ये कुछ कुछ वैल्यूज अगर याद कर लेते हैं तो काफी सारे सवाल थोड़े से 10-20% फास्टर बन जाते हैं। तो वो मैं पढ़ाते वक्त उस बात का हल्का सा ध्यान रखता ही रखता हूँ। ठीक है, तो इस कारण से बेटा मैं थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, ऐसा अभी भी होगा बेटा, है ना, आगे भी होगा, न्यूक्लियस वाले चैप्टर में थोड़ा सा ऐसा रहेगा ही रहेगा ना। तो मैं थोड़ा सा कुछ चीजें याद कराता हूँ, किसी बच्चे को याद करना बेटा ना पसंद हो तो लोड नहीं, ठीक है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।